हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज हम यूनिट नंबर 3 लेकर आए हैं। देखो यार, पढ़ते रहो, तुम्हारा पेपर भी आ गया। 29 से शायद पेपर है। जब से एग्ज़ाम है बता देना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कर देना। और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर करो यार। तुम्हारे लिए देखो, तुम लोग के कहने के लिए मैं बहुत जल्दी जल्दी में इतने यूनिट रात भर जग के लगभग अ, रात भर जग के बना रहा हूँ, ठीक है। तो कमेंट और लाइक वाइक कर दिया करो। तो ये तुम्हारा सिलेबस हो गया। वन शॉट में हम इसको ख़त्म करेंगे। सिलेबस हो गया। अब हम पढ़ लेना सिलेबस। जो AK2 के पेयर दिया है मैं यहाँ पे लगा दिया हूँ। मैं डायरेक्ट चलता हूँ टॉपिक पे। पहला चीज़ हम जान लेते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। सबको पता है रेजिस्टेंस क्या होता है, कि मटेरियल की एक इंटरनल प्रॉपर्टी होती है जो अपोज करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक है। और R बराबर V/I होती है ओम्स लॉ की आधार पे। और एक रो L/A होता है। रो क्या है? रो होती है रजिस्टिविटी होती है। L लेंथ ऑफ कंडक्टर, A क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर होता है। अब हम रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हैं? क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। उनका मेजरमेंट करना है तो उनको हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। लो रेजिस्टेंस जो लेस देन या इक्वल टू 1 ओम के बीच में होते हैं। मीडियम रेजिस्टेंस जो 1 ओम से लेकर 100 ओम के बीच में रहते हैं। हाई रेजिस्टेंस जो 100 ओम से ज़्यादा रहते हैं। तो इन सब का हम मेजरमेंट करेंगे। अच्छा, रेजिस्टेंस का मेजरमेंट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखो, रेजिस्टेंस का मेजरमेंट हम कर रहे हैं, पहला चीज़ कर रहे हैं कि कौन सा रेजिस्टेंस कहाँ यूज होगा। जहाँ पे कम फ्लो, कम करंट जा रही है तो वहाँ पे कम रेजिस्टेंस, कम नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लगाना है, इसलिए उसके लिए वहाँ पे यूज होगा। और हाई रेजिस्टेंस कहाँ लगाना है? जैसे इंसुलेटर, जैसे पोल पे देखे होगे एक डिस्क की तरह ब्राउन कलर का रेड रेड ऐसे पोल पे लगा होता है, उसके ऊपर से वायर गई रहती है। तो भी क्या होता है? इंसुलेटर लगा होता है। अगर इंसुलेटर ना लगा होगा तो वो जो करंट होगी डायरेक्ट पोल के थ्रू वायर नहीं लगेगी, अगर उसको तुम छुओगे तो निकल लोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हटाने के लिए हम रेजिस्टेंस का क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, कई मेथड हैं रेजिस्टेंस का क्या करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए। अगर लो रेजिस्टेंस की मैं बात करूँ, लो रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो लेस देन या इक्वल टू 1 ओम की बात कर रहा है। इसमें केल्विन डबल ब्रिज, अमीटर वोल्ट मीटर, हालांकि अमीटर वोल्ट मीटर हम इसमें नहीं करेंगे, ठीक है। पोटेंशियोमीटर मेथड, ये सारी चीज़ें आती हैं, लो रेजिस्टेंस के लिए आती हैं। अगर मेथड मीडियम रेजिस्टेंस की बात करूँ तो अमीटर वोल्ट मीटर, वेट स्टोन ब्रिज मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, कैरी फोस्टर मेथड। फिर उसके बाद हाई के लिए मैं बात करूँ तो मेगर मेथड, लॉस चार्ज मेथड, डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड, हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मेथड, ये सारी चीज़ें मेथड आती हैं। तो इसमें सब मेथड को चलो पढ़ते हैं, थोड़ा डीपली में पढ़ते हैं जितने मेथड हैं। सबसे पहले हम मेजरमेंट करेंगे किसका? मीडियम का, मीडियम रेजिस्टेंस का। अब मीडियम रेजिस्टेंस का मुझे क्या करना? मेजरमेंट करना है। तो पहला मैं लेता हूँ अमीटर वोल्ट मीटर। अब देखो ये क्या है, ये मेरा रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। इस रेजिस्टेंस को मुझे क्या करना है? मेजर करना है। इसको मान लेता हूँ RM के बराबर है। अब मैंने क्या कर दिया, इसके सीरीज में सबसे पहले मैंने अमीटर लगा दिया। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस बराबर होता है V/I, तो मुझे अमीटर और वोल्ट मीटर की जरूरत पड़ेगी। तो अमीटर मैंने पहले सीरीज में लगा दिया, फिर उसके बाद मैंने वोल्ट मीटर इसके पैरेलल में लगा दिया, RV होगा, ठीक है। अमीटर का अपना कोई रेजिस्टेंस होगा, मान लेता हूँ RA रेजिस्टेंस होगा जो कि यहाँ पे दिया गया है। तो इसके क्रॉस कोई ना कोई वोल्टेज ड्रॉप होगा जो कि VA हो, यहाँ पे लिखा है VA, मैंने लिख दिया। अब देखो यहाँ पे क्या है कि RM जो है हमें मेजरिंग रेजिस्टेंस है, RM मेजरिंग रेजिस्टेंस है जो मुझे चाहिए। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले मैं अप्लाई करूँगा KVL। ये क्या है? सप्लाई। इसमें एक KVL अप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? V, ये V आ जाएगा, जो इसके बराबर वोल्ट मीटर, V बराबर BA प्लस इसके अक्रॉस होगा VR, ये हो जाएगा। अब V बराबर VA को मैं लिख सकता हूँ, इसमें जो करंट फ्लो हो रही है I, करंट तो इसमें वही फ्लो होगी जो सप्लाई है, तो I इंटू हो जाएगा RA, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस I इंटू RA प्लस I इंटू इसका रेजिस्टेंस, इसमें भी जो करंट जा रही है I इंटू R, तो ये हो जाएगा। यहाँ से V इजकल टू, दोनों में I कॉमन है, I कॉमन ले लूँगा तो RA प्लस R हो जाएगा। यहाँ से I को इधर भेज दूंगा, V/I आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? RA प्लस R हो जाएगा। अब यहाँ से V/I क्या है? यही जो हमने क्या है, हमने वोल्ट मीटर से नापा है और करंट मीटर अमीटर से करंट नापा है। वोल्ट मीटर से हमने वोल्टेज नापा है और करंट अमीटर से करंट नापा है। इसका मैं डिवाइड कर दूंगा तो मुझे जो रेजिस्टेंस मिल जाएगा वही मेरा मेजरिंग रेजिस्टेंस है। तो मैं कर दूंगा RM बराबर RA प्लस R हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं R की वैल्यू निकालना चाहूँ तो R क्या हो जाएगा? R बराबर RM माइनस RA। अब यहाँ से RM मैं कॉमन ले लेता हूँ तो 1 माइनस RA बराबर RA/RM हो जाएगा। अब यहाँ देखो, R बराबर RM तभी होगा, यानी ये जो रेजिस्टेंस, इसी रेजिस्टेंस को मुझे नापना है और ये रेजिस्टेंस RM के बराबर तभी होगा जब हमारा ये वाला पार्ट जीरो हो जाए, तभी R बराबर RM के बराबर होगा। तो RA/RM बराबर जीरो रखोगे तो यहाँ से RA की वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो। यानी ये कह रहा है कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ करंट क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अमीटर का आइडियली इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बहुत लेस होता है, ठीक है, बहुत कम होता है, कुछ तो होता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे अगर R बराबर RM चाहते हो तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर है उसको क्या रखोगे? तुम जीरो रखोगे। फिर उसके बाद दूसरा देखते हैं।
दूसरा हम इसी यही वोल्ट मीटर अमीटर ही करेंगे, बस हम क्या कर देंगे, पोजीशन चेंज कर देंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं अमीटर लगा दिया हूँ, फिर उसके बाद वोल्ट मीटर यहाँ पे लगा दिया हूँ। तो यहाँ से जो चीज़ें होंगी, यहाँ से 1 मिनट देना। चलो यहाँ पे ऐसे हमने कनेक्शन कर लिया। अब यहाँ पे देखो सप्लाई करंट आई आ रही है। जब सप्लाई करंट आई आ रही है तो यहाँ पे नोड मिल गया, एक करंट इधर जाएगी जो कि आई वी मैंने बोल दिया, एक करंट इधर जाएगी आई टी। मुझे यही क्या करना है, मेजर करना है, वी अपॉन आई से मेजर करना है, जो कि आर एम होगा। आर एम बराबर मुझे आर के बराबर करना है, हालांकि जो कि पॉसिबल नहीं होता, उतना नहीं आता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है मीटर का। अब देखो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे नोड है, नोड के लिए हम क्या अप्लाई करते हैं, केसीएल। केसीएल आई, यहाँ पे आई करंट जा रही है तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई वी प्लस आई आर, आई वी प्लस आई आर, ये केसीएल हो गया। अब आई इजकल टू क्या हो जाएगा, आई वी को हम क्या लिख सकते हैं, आई वी को हम लिख सकते हैं वी अपॉन आर वी। आई वी क्या है, इसमें जो वोल्ट मीटर में करंट जा रही थी इसका भी कोई इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, तो वी अपॉन आर वी लिख दिया हूँ, प्लस वी अपॉन आर। वी अपॉन आर क्या हो जाएगा, आई आर ये जा रहा है तो यहाँ पे वोल्टेज क्या है, वी होगा। यही वोल्टेज होगा क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये वोल्टेज वी वोल्ट मीटर का है तो ये भी वोल्टेज क्या होगा, वी, इसका भी वोल्टेज वी ही होगा। तो वहाँ पे मैंने लिख दिया है वी अपॉन आर लिख दिया हूँ। अब यहाँ से वी कॉमन ले लूँगा, वी कॉमन लेने के बाद इसके नीचे भेज दिया हूँ, तो आई अपॉन वी हो जाएगा 1 अपॉन आर वी प्लस 1 अपॉन आर। तो यहाँ से आई अपॉन वी, अगर वी अपॉन आई क्या था, आर एम था, तो आई अपॉन वी क्या हो जाएगा, इन्वर्स कर दिया 1 अपॉन आर एम हो जाएगा। तो 1 अपॉन आर एम बराबर 1 अपॉन आर वी प्लस 1 अपॉन आर। अब यहाँ से 1 अपॉन आर हमें कैलकुलेट करना है क्योंकि यही वैल्यू निकालनी है जिसको हमने आर एम के बराबर मान लिया था, ठीक है। तो 1 अपॉन आर बराबर हो जाएगा 1 अपॉन आर एम माइनस 1 अपॉन आर वी, तो इसके बराबर आ जाएगा। अब यहाँ जब कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, आर वी माइनस आर एम अपॉन आर एम आर वी हो जाएगा। अब मुझे आर चाहिए तो आर करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो आर एम आर वी अपॉन आर वी माइनस आर एम आ जाएगा। अब यहाँ से मैं क्या करना चाह रहा हूँ, यहाँ से देखो, यहाँ से मुझे आर वी नहीं चाहिए, आर वी को मैं हटाना चाह रहा हूँ क्योंकि वोल्ट मीटर का मुझे पता है रेजिस्टेंस क्या होता है, हमें पता है बहुत ज़्यादा होता है, और प्रैक्टिकली आइडियली इन्फिनिटी होती है। तो अगर इसको रखोगे तो इन्फिनिटी आएगी, तो वैल्यू पूरी इन्फिनिटी आ जाएगी। तो इसको हटाने के लिए क्या कर लूँगा, इधर से कॉमन लूँगा आर बी, और यहाँ से कॉमन लूँगा आर बी, कॉमन लूँगा तो 1 माइनस आर एम अपॉन आर बी आ जाएगा। आर बी यहाँ से कॉमन लूँगा तो यहाँ क्या बचेगा, 1 माइनस आर एम अपॉन आर बी बचेगा, यही बचेगा। तो आर बी से आर बी कैंसिल आउट तो बचेगा 1 माइनस आर एम अपॉन आर बी, ओके, यही बचेगा। अब देखो आर इजकल टू आर एम बराबर होने के लिए क्या होना चाहिए, ये वाली वैल्यू अगर जीरो हो जाए, ये वाली वैल्यू जीरो हो जाए तो आर एम अपॉन 1 आ जाएगा। तो यही आर इजकल टू आर एम तभी होगा जब आर एम अपॉन आर बी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो यहाँ से देखोगे तो आर एम तो जीरो हो नहीं सकता, क्यों, आर एम जीरो नहीं हो सकता क्योंकि वही तो हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आर वी की अगर वैल्यू निकालूँ तो आर वी अपॉन आर एम बराबर क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा। तो यहाँ से आर वी की बात करूँ तो आर एम अपॉन क्या हो जाएगा, जीरो। किसी में भी जीरो से क्या करते हो, डिवाइड करते हो तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, इन्फिनिटी। यानी आर वी की वैल्यू अगर मैं इन्फिनिटी रखूँगा तो जितना टोटल करंट आ रहा है इसके क्रॉस आ जाएगा, इसके क्रॉस जितना टोटल करंट आ जाएगा, जो वोल्टेज ड्रॉप बनेगा वही ये एक्यूरेट नापेगा, और अमीटर जितना यहाँ से करंट जा रहा है वही पूरा करंट नापेगा। तो वी अपॉन आई से तुम्हें आर एम बराबर आर मिल जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं मीडियम रेजिस्टेंस का वोल्ट मीटर अमीटर का यूज़ करके, या अमीटर वोल्ट मीटर। अब देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में कैसे इसका यूज़ करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में कंस्ट्रक्शन इसका देख लो क्या होता है कि यहाँ पे क्या है कि मैंने एक ले लिया है रियोस्टेट रेजिस्टेंस ले लिया, इसको इस तरह से फिक्स कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने अमीटर लगा दिया है, अमीटर, फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने एक स्विच लगा दिया है। स्विच लगाने के बाद 2.2 रेजिस्टेंस लिया, एक रेजिस्टेंस आर जो मुझे मेजर करना है, एक रेजिस्टेंस मैंने वेरिएबल लगा दिया, ये मैं अपने इच्छा अनुसार क्या करूँगा, चेंज करूँगा। यानी ये नोन होगा, कितना मैं चेंज कर रहा हूँ वो मुझे पता चलता जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे स्विच है, एक बार इससे कनेक्ट करूँगा, एक बार इसके। तो इसको मैंने कनेक्ट कर दिया हूँ किससे, बैटरी से कनेक्ट कर दूँगा, ठीक है। एक बैटरी है, बैटरी से क्या फ्लो होगा, करंट होगा। मान लेता हूँ केस नंबर 1, केस नंबर 1 में स्विच जो है 1 पे ऑन है, इससे जुड़ा हुआ है। जब इससे जुड़ा हुआ तो क्या इस तरह से तुम बना सकते हो, कुछ ये ऐसे जाएगा। मैं इसको पूरा एकदम मॉडल में बना दे रहा हूँ, ए हो जाएगा, स्विच 1 से जुड़ा है तो ये हो जाएगा तुम्हारा, और ये कुछ इस तरह से जाएगा, ये तुम्हारा ई हो जाएगा, ये आई जा रहा है, ये स्मॉल आर हो जाएगा, ये अमीटर है तुम्हारा, ये तुम्हारा कैपिटल आर है, ठीक है। यही है। यहाँ से अगर मैं करंट निकालना चाहूँ तो करंट बराबर क्या होता है, वोल्टेज, जो वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज अपन टोटल रेजिस्टेंस, क्योंकि V इक्वल टू आई इंटू आर होता है। ये आई निकालना चाहूँगा तो V अपॉन आर आ जाएगा। यहाँ पे V क्या है, ई है, तो ई अपॉन आर, आर की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आर आएगी। आर की वैल्यू क्या है, ये रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में तो दोनों जुड़ जाएंगे, आर प्लस आर। तो आई बराबर क्या आ गया, ई अपॉन आर प्लस आर हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब सिचुएशन नंबर 2 में देखो, स्विच नंबर 2 को मैंने इससे कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। स्विच नंबर 2 को सबसे पहले कनेक्ट करके देखते हैं, इस तरह से कनेक्टेड होगा। ये रही तुम्हारी स्विच नंबर 2 को कनेक्ट कर दिया हूँ, ये रहा। ये क्या है तुम्हारा वेरिएबल यस है, और ये क्या है स्मॉल आर है, ये ई है। यहाँ से अगेन मैं
इस रेजिस्टेंस को ऐसे पॉइंट पे फिक्स्ड किया हूँ कि जो इसमें करंट बहे वो पहले जो करंट आई बह रही थी, पहले जो करंट बह रही थी आई, उसको मैं अमीटर से नाप लूँगा, उसको नोट डाउन कर लिया हूँ, ठीक है। फिर वो जो करंट बह रही थी दूसरी बार मैं इस रेजिस्टेंस को इस तरह फिक्स करूँगा कि अमीटर में जो करंट आए वो पिछली वाली ही करंट के बराबर हो, जो कि आई हो। वही लिखा गया है यहाँ पे जो बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आई हो तो यहाँ से फिर अगेन आई निकालना चाहूँगा तो क्या हो जाएगा, ई अपॉन आर प्लस एस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब देखो यहाँ भी इक्वेशन नंबर 1 में भी आई है, इक्वेशन नंबर 2 में भी आई, तो इक्वेशन 1 2 से करोगे क्या, आई बराबर हो जाएगा, यहाँ पे अगर इस इक्वेशन में आई की वैल्यू रखूँगा तो क्या हो जाएगा, ई अपॉन आर प्लस आर, और बराबर क्या है, ई अपॉन आर प्लस एस। अब ई से ही कैंसिल आउट हो गया, आर प्लस एस क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आर प्लस आर आ जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, एस बराबर आर हो जाएगा। यानी जो मैंने रेजिस्टेंस लगाया है, सबसे पहले मैंने करंट नाप लिया किसी अमीटर से कि इतना करंट हो जाएगा, फिर उसके बाद मैंने रेजिस्टेंस को इस तरह से, ये इस रेजिस्टेंस को इस तरह वेरी कराया कि उस अमीटर में वही करंट आए। तो यानी ये जो मैं वेरी कराया हूँ, यस जो रेजिस्टेंस है ये तो मुझे पता है कितना है, वो नोन है, वो नोन है तो वो किसके बराबर आ जा रहा है, अगर करंट उतना ही फ्लो करा रहा है तो इसके ही रेजिस्टेंस के बराबर आ जाएगा। वैसे भी सोच सकते हो यार कि अगर ये टोटल रेजिस्टेंस में आई करंट फ्लो हो रही है तो अगर दूसरा आई ही करंट मैं फ्लो कराना चाह रहा हूँ तो इसमें जो दूसरा रेजिस्टेंस लगाऊंगा इसके ही बराबर रेजिस्टेंस मुझे लगाना पड़ेगा। अगर थोड़ा कम ज़्यादा लगा दूंगा तो करंट वेरी कर जाएगी, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा करंट कम होगी, रेजिस्टेंस कम होगा करंट ज़्यादा होगी। तो इस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड द्वारा हम इसका क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। अब तीसरा आ गया वेट स्टोन ब्रिज मेथड। वेट स्टोन ब्रिज मेथड में कैसे होता है, देखो इसका समझने की कोशिश करो। यहाँ पे मैंने क्या किया, इस तरह संरचना होता है, ऐसे एक रेजिस्टेंस इसमें जोड़ा हूँ, एक रेजिस्टेंस इसमें, एक रेजिस्टेंस इसमें, एक रेजिस्टेंस इसमें, मैंने पॉइंट दे दिया ए बी सी डी, ओके। इसमें रेजिस्टेंस का नाम दे दिया हूँ पी क्यू आर एस, इस तरह देते हैं पी क्यू आर एस। ये थोड़ा जो तुम्हारा ऑर्डर है याद रखना ताकि तुम्हें जो वैल्यू याद रखने में आसानी हो जाए। बीच में मैंने गैल्वेनोमीटर रख दिया हूँ। गैल्वेनोमीटर किस लिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी करंट जाएगा, गैल्वेनोमीटर बहुत सेंसिटिव होता है, थोड़ा सा भी करंट जाने पर वो क्या करेगा, डिफ्लेक्ट कर देगा। और ये डीसी के लिए गैल्वेनोमीटर यूज होता है, एसी में डिफ्लेक्शन मीटर लगाते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें मान लिया हूँ करंट I1 फ्लो हो रहा है, इसमें करंट I2 फ्लो हो रहा है, इसमें करंट I3 इसमें फ्लो हो रहा है, I4 इसमें हो रहा है। करंट कैसे फ्लो हो रहा है, इसको ए और सी को मैंने जोड़ दिया है बैटरी ई से, ठीक है। जब इसके क्रॉस होगा मैं मान लेता हूँ कि ए और बी के क्रॉस जो मेरा वोल्टेज आ रहा है E1 आ रहा है, बी और सी के क्रॉस E3 आ रहा है, ए और डी के क्रॉस E2 आ रहा है, करंट के हिसाब से मैं नाम देते जा रहा हूँ सफिक्स, और सी और डी के क्रॉस E4 आ रहा है, कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है। हम बैलेंस कंडीशन में बात करेंगे। बैलेंस कंडीशन की मतलब क्या है कि जो यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, मान लो स्टार्टिंग में क्या है, थोड़ा बहुत करंट इसमें फ्लो हो रहा होगा, इधर से थोड़ा इधर भी जा रहा है, और जो I1 जा रहा है, I1 किसके बराबर है, IG प्लस I3 के बराबर है। लेकिन अगर बैलेंस कंडीशन की मैं बात करूँ, जैसे I1 बराबर है IG प्लस I3, अगर मैं बैलेंस कंडीशन की बात करूं तो IG क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। IG जब 0 हो जाएगा तो I इक्वल टू I3 आ जाएगा, तो ये बैलेंस कंडीशन बोला गया है कि IG क्या होना चाहिए, 0। यहाँ से अगेन देखोगे क्या I2 आ रहा है, तो I2 किसके बराबर हो जा रहा है, I2 आ रहा है तो इधर भी I2 जाएगा, तो I2 बराबर IG, भले डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस ले लेता हूँ, IG प्लस क्या हो जाएगा I4, IG 0 हो जाएगा तो I2 किसके बराबर हो जाता है, I4 के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो जब बैलेंस कंडीशन करेंगे तो ये हो जाएगा। जब ये हो जाएगा तो यहाँ का जो वोल्टेज होगा और यहाँ का जो वोल्टेज होगा दोनों बराबर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि दोनों पैरेलल में है यार। देखो ए बी और ये कनेक्टेड है ए सी। जैसे अगर मैं बनाना चाहूँ, मान लो ये ए ये बी हो गया, ये तुम्हारा सी ये डी हो गया, ठीक है। ए और बी हो गया, ए बी दोनों कनेक्टेड है, और तुम्हारा ए डी क्या है, ए डी भी कनेक्टेड है। तो इस तरह से बनाओ, डी इधर ले लेता हूँ, सी इधर ले लेता हूँ, ठीक है। डी सी वही बात हुई, डी सी कहाँ गया, सॉरी डी, एक मिनट गलत बोल रहा हूँ क्या, हाँ गलत ही बोल रहा था। एक है ए बी, एक है ए बी और एक है क्या ए डी है, तो मैं डी ए कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। तो ये इससे कनेक्टेड है। फिर देखोगे बी और डी जो है, बी और डी भी यहाँ पे है, एरिया यहाँ पे इसे समझो। ए क्या है, दोनों के लिए रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। ए दोनों के लिए क्या है, रेफरेंस पॉइंट। ए से कनेक्ट कर दिया हूँ, ए पे दोनों वोल्टेज सेम होगा। एक यहाँ पे बी है, यहाँ पे डी है,
बी से ए जुड़ा हुआ है और इससे डी जुड़ा हुआ है और ए से डी जुड़ा हुआ है। अगर ध्यान देखोगे जो वोल्टेज यहाँ पे होगा ए बी में वही वोल्टेज ए डी में होना चाहिए ना, ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। उसी तरह से E3 E4 के बराबर हो जाएगा, वही लिखा है E1 E2 के बराबर और E3 E4 के बराबर, पैरेलल है इसलिए ये हो जाएंगे। और I1 I3 के बराबर, I2 I4 के बराबर, क्योंकि सीरीज में। और कैसे होंगे मैंने अभी बताया तुम्हें। मुझे यस वैल्यू निकालना है जो कि अननोन वैल्यू है, उसी को मैंने फाइंड आउट करना है। या मान लो मुझे पी ही निकालना है, मान लेता हूँ पी मेरी मुझे वैल्यू निकालना है और यस एक वेरिएबल वैल्यू है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे चलो देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को डिवाइड करूंगा तो E1 अपॉन E3 आ जाएगा बराबर E2 अपॉन E4 आ जाएगा। और E1 क्या लिख सकता हूँ, E1 में जो करंट फ्लो हो रही थी I1, उसका रेजिस्टेंस था P I1 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दिया हूँ। E3 क्या लिख सकता हूँ, उसमें करंट फ्लो हो रही थी I3 और उसका रेजिस्टेंस था Q, तो I3 इंटू Q जो इधर लगा हुआ था, इधर देखोगे तो Q इधर लगा हुआ था पी क्यू, ठीक है। इसमें I3 फ्लो हो रही थी, ये हो गया। फिर उसके बाद अगर मैं E2 की बात करूं तो E2 में कौन सा रेजिस्टेंस लगा था, R लगा था, उसमें करंट फ्लो हो रही थी I2। अगर E4 की बात करूं तो उसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ था यस, करंट फ्लो हो रही थी I4। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी और मुझे पता है I1 I3 के बराबर है, I2 I4 के बराबर है, तो मैंने पुट कर दिया है। तो यहाँ पे I3 की जगह I1, I2 की जगह I4, तो I4 की जगह I2, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। P अपॉन Q बराबर R अपॉन S मिल जाएगा, ये वैल्यू यहाँ पे मिल गई मुझे। अब जब मल्टीप्लाई करूँगा पी एस इक्वल टू क्यू इंटू आर, जो भी अननोन होगा यहाँ से तुम निकाल सकते हो। मान लो पी अननोन है तो पी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू आर अपॉन यस हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से तुम वैल्यू निकाल सकते हो, मीडियम रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन कर सकते हो। एक आता है कैरी फोस्टर स्लाइड वायर। कैरी फोस्टर स्लाइड वायर क्या होता है कि देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे है, बाकी सब उसी ब्रिज की ही तरह है, बस यहाँ पर क्या है एक स्लाइड दे दिया गया है, इसके बीच में आर और यस के बीच में यहाँ पे एक स्लाइड वायर लगा दिया गया है, ओके। स्लाइड वायर का रेजिस्टेंस आर मान लिया गया है, आर जो है रेजिस्टेंस पर लेंथ है। यहाँ पे मैं तुम्हें समझाता हूँ, देखो यहाँ पे क्या है, सेम उसी तरह से पी क्यू आर एस, यहाँ पे एक स्लाइड वायर लगा दिया गया है। स्लाइड वायर है तो उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, मान लेता हूँ आर रेजिस्टेंस है पर लेंथ। मतलब अगर मैं मान के चलूँ यहाँ से यहाँ दूरी 1 मीटर है और रेजिस्टेंस आर है, तो यहाँ का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर इंटू 1 मीटर। अगर यहाँ से यहाँ की बात करूँ तो यहाँ का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर इंटू 2 मीटर। यानी डिपेंड करेगा ये किस पे, रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा मीटर पे, तो इसीलिए बोला हूँ रेजिस्टेंस पर लेंथ मीटर। इसका जो यूनिट होगा ओम पर मीटर आएगा, ठीक है। और यल क्या है, टोटल लेंथ ऑफ स्लाइड वायर है, ओके। अब यहाँ पे क्या किया गया है, पॉइंटर स्लाइड, जो पॉइंटर है स्लाइड पे L1 पे रख दिया गया है। जो पॉइंटर है ये जो पॉइंटर है डी पॉइंट यहाँ स्लाइड L1 पे रखा गया है, ठीक है। पहले इसको मैंने कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया तो ये कुछ इस तरह से आएगा, ये हट गया है, ये इसमें चला जाएगा, ये इस वाले में चला जाएगा, तो क्या वैल्यू हो जाएगी, रेजिस्टेंस बैलेंस इक्वेशन में वैल्यू क्या हो जाएगी, पी अपॉन क्यू हो गया। फिर आता था आर अपॉन एस, तो आर की जगह क्या आ जाएगा, प्लस एक और इसका रेजिस्टेंस है स्मॉल आर इंटू L1। मैंने अभी बताया ये रेजिस्टेंस पर लेंथ है, तो स्मॉल आर इंटू L1 अपॉन क्या आ जाएगा यस प्लस, अगर मैं इसका निकालना चाहूँ ये डिस्टेंस निकालना चाहूँ, टोटल क्या है यल है, माइनस क्या कर दूंगा L1 कर दूंगा, माइनस टोटल माइनस L1 कर दूंगा, तो ये डिस्टेंस मुझे मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। L1 है, यहाँ से मुझे ये वैल्यू चाहिए, टोटल क्या यल माइनस L1 कर दूंगा तो ये मुझे वैल्यू मिल जाएगी, वही वैल्यू यहाँ पे लिख दी गई है मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल आर। अभी क्वेश्चन 2 में क्या किया गया है, यहाँ पे यस और आर को इंटरचेंज कर दिया गया। अब यहाँ पे आर की जगह यस हो गया, यहाँ पे यस की जगह आर हो गया, तब क्या हो जाएगा, पी अपॉन क्यू बराबर हो जाएगा यस की जगह क्या हो जाएगा, यस प्लस आर L1 अपॉन यस प्लस आर L1 अपॉन आर प्लस यल माइनस L2 हो जाएगा, ठीक है। L2 हो जाएगा, यहाँ पे इंटरचेंज किया गया है तो यहाँ पे यल माइनस L2 हम लेंगे किसके लिए, यहाँ पे यस के लिए। जैसे ये आर यहाँ पे मैंने किया है, आर के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, ये वाली वैल्यू चाहिए होगी, ये वाली वैल्यू इंटरचेंज मैंने किया है, इंटरचेंज आर और यस की वैल्यू इंटरचेंज किया और इसको यहाँ पे स्लाइड में कर दिया, ओके। इस तरह से तो इंटरचेंज करने के बाद जो ये वाली वैल्यू मेरी आएगी, ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, यल माइनस L2 आ जाएगी, ओके। तो ये वैल्यू मुझे चाहिए थी, ये वाली, बाकी तो ये मैं लिख ही चुका हूँ इंटरचेंज करके। ये L2 होना चाहिए मेरे हिसाब से, 1 मिनट देना, तो समय L1 है क्या, चलो हाँ सही है, ओके ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना थोड़ा सा, यहाँ पे ऑब्जर्व करने लायक है कि यहाँ पे यल माइनस L2 आ जाएगा, ठीक है। इंटरचेंज करोगे तो ये L2 वाली वैल्यू आ जाएगी,
इंटरचेंज करने का मतलब है कि इसी वैल्यू को इधर कर दिया गया, इसको हटा के और वही लेंथ L2 ले ली गई है। ठीक है, यहाँ पे R की जगह यस कर दो, यस की जगह R कर दो, ये वैल्यू हो गई है। अब यहाँ पे P अपॉन Q ये वैल्यू आ जाएगी यस प्लस R इंटू L1 अपॉन L माइनस L2, ये वैल्यू इंटू R आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 2 मैंने मान लिया। अब आगे क्या करेंगे, आगे कैसे करेंगे देखो, फ्रॉम इक्वेशन एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से क्या करेंगे, P अपॉन Q दोनों में था तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इस तरह से इक्वेशन मुझे मिल जाएगी। दोनों तरफ मैं क्या कर दूंगा, 1 को ऐड कर दूंगा। ऐड क्यों करना चाहूँगा देखो, अभी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले इसको ओपन किया तो यस, यहाँ पे यस था, L R माइनस L1R बराबर, इसको ओपन किया R प्लस L R माइनस L2R प्लस 1 कर दिया हूँ तो क्या हो जाएगा, R प्लस R L1 प्लस क्या हो जाएगा, ये पूरी टर्म यहाँ पे आके प्लस हो जाएगी, यस प्लस L R माइनस L1 R अपॉन यस प्लस L R माइनस L1 R बराबर। यहाँ पर क्या था, यस प्लस R L1 ये लिखा हूँ, प्लस 1 कर रहा हूँ तो ये पूरी टर्म इसमें ऐड हो जाएगी, प्लस R L1 L R माइनस L1R अपॉन R प्लस L1 L R माइनस L2R, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान से देखो, ये कैंसिल आउट हो रहा है और ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो क्या बचेगा, R प्लस यस प्लस L R अपॉन यस प्लस L R माइनस L1 इंटू R बराबर यस प्लस R प्लस L R, यस प्लस R प्लस L R अपॉन R प्लस L R माइनस L2, ये दोनों सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 1 अपॉन ये वाली वैल्यू और 1 अपॉन ये वाली वैल्यू बचेगी। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें क्या वैल्यू मिल जाएगी, ये वैल्यू मिल जाएगी R प्लस L R माइनस L2R बराबर यस प्लस L R माइनस L1R। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ ये दोनों वैल्यू क्या है, सेम है तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, R माइनस L2R बराबर यस माइनस L1R। अब यहाँ से क्या है, S1 को मैं इधर लेके आना चाह रहा हूँ तो R माइनस यस हो जाएगा बराबर L2 माइनस L2R माइनस L1R हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करना चाह रहा हूँ, R माइनस यस बराबर हो जाएगा, R दोनों में कॉमन ले लिया है तो L2 माइनस L1 इंटू R हो जाएगा। अब यहाँ पे यस माइनस R निकालना चाह रहा हूँ, स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, तो यहाँ से L1 माइनस L2 R आ जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, यहाँ से रेजिस्टेंस इसका निकाल लेते हैं। ठीक है, मेजर कर लेते हैं रेजिस्टेंस। अब हम लो रेजिस्टेंस मेजर करेंगे। पहला है केल्विन ब्रिज। अब केल्विन ब्रिज में देखो कैसे करते हैं, ये तुम्हारा केल्विन ब्रिज हो गया। अगेन केल्विन ब्रिज वैसी है, PQRS। यहाँ पर भी हमने एक स्लाइड ये लिया है, स्लाइड वायर लिया है, ये स्लाइड वायर जिसका रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस R है। मान लेता हूँ कि एक EM पॉइंट ले लिया हूँ। अब मान लेता हूँ कि यहाँ D पॉइंट पे अगर मैं पॉइंटर रख रहा हूँ तो मेरा रेजिस्टेंस ये R1 हो जाएगा और ये R2, यानी R बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। अगर केवल इसी की बात करूँ, मैं इस पॉइंट की बात करूँ, इसको हटा दिया जाए, इन दोनों को हटा दिया जाए और केवल यही लगा हो, ठीक है, इन दोनों को हटा के केवल इसी को लगाया जाए, तो यहाँ जो P अपॉन Q किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ R1 लगा है जो R की तरह काम कर रहा है, R1 अपॉन R2। ये हम देख चुके हैं कैसे आता है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे वही वैल्यू लिखा है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे इसको, जो पॉइंटर है हमारा स्लाइड वायर है उसको कहाँ पे कनेक्ट करेंगे पॉइंट डी पे। ठीक है, यहाँ पे POIND नहीं होगा, POINT होगा, ये कर लेना। पॉइंट डी पर जब कनेक्ट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, P अपॉन Q मिलेगा। देखो पॉइंट डी पे जब कनेक्ट कर रहे हो तो P अपॉन Q ये तो मिल ही जाएगा। अब यहाँ पे R की बात आ रही है तो R और प्लस स्मॉल R है, स्मॉल R1, तो R प्लस R1 हो जाएगा अपॉन यस की बात करूँ तो यस तो है, यस के साथ साथ R2 है तो यस प्लस R2 आ जाएगा, ये वैल्यू मुझे मिल जाएगी। और यहाँ से मैं क्या करूँगा, मुझे R वैल्यू कैलकुलेट करना है तो R प्लस R1 बराबर क्या हो जाएगा, R प्लस R1 हो जाएगा P यस प्लस R2 अपॉन ये इधर चला जाएगा ना, इधर चला जाएगा तो अपन क्या हो जाएगा Q। वही वैल्यू यहाँ पे लिखी गई है, इसको हमने क्या बोल दिया है, इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया है। आगे देखो इक्वेशन बाई इक्वेशन से कौन सा इक्वेशन नंबर 1 से। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 होगा, नहीं लिखा है, इक्वेशन नंबर 1 लिख लेना, R1 अपॉन R2 बराबर किसके, P अपॉन Q के। ठीक है, अब दोनों तरफ मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड 1 कर रहा हूँ 1। ये किस में हम कर रहे हैं, स्लाइड वायर जो है किसका हम कर रहे हैं, लो रेजिस्टेंस का हम क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या है, R1 अपॉन R2 प्लस 1 P अपॉन Q प्लस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 अपॉन R बराबर P प्लस Q अपॉन Q हो जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये हम R1 R2 हटाना चाह रहे हैं, R1 R2 हटा के R जानना चाह रहे हैं, क्योंकि R हमें अच्छे से पता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 किसके बराबर है, R के बराबर है, तो R अपॉन R2 हो जाएगा बराबर P Q अपॉन Q हो जाएगा। यहाँ से R2 की वैल्यू अगर निकालना चाहूँ तो R Q अपॉन P प्लस Q हो जाएगा, ये वैल्यू आ गई।
फिर उसके बाद क्या है, अगेन R1 अपन R2 बराबर P अपन Q करूँगा। फिर मैं क्या कर दिया, इसको उल्टा कर दिया, ठीक है, R1 को नीचे कर दिया, R2 को ऊपर, तो R2 अपन R1 हो जाएगा, तो P Q क्या हो जाएगा, Q अपन P हो जाएगा। तो इस तरह से लिख दिया। अब दोनों में ऐड कर दूंगा, तो R2 प्लस R1 अपन R1 बराबर Q प्लस P अपन क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से अगेन ये R2 प्लस R1 या R1 प्लस R2 क्या हो जाएगा, R1 अपन R1 हो जाएगा, Q प्लस P अपन P, ठीक है। हमें क्या चाहिए, R चाहिए, तो सबसे पहले इंटरचेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, R1 अपन R बराबर क्या हो जाएगा, P अपन Q प्लस P। तो मुझे R1 चाहिए, तो R1 क्या हो जाएगा, RP अपन Q प्लस P। तो वही वैल्यू यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेना, मैंने 2 लिख दिया है, तो इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। तो R1 R2 हमने सब निकाल लिया। अब इक्वेशन 2 हमारा क्या था, R प्लस R1 बराबर पी क्यू अपन एस प्लस R2। R1 और R2 की वैल्यू हमने इस टर्म में निकाल ली। अब दोनों को हम इसमें फिलअप करेंगे। R1 की जगह क्या है, R1 की है आर पी अपन पी प्लस क्यू बराबर पी अपन क्यू एस मल्टीप्लाइड बाई एस प्लस R2 की जगह आर क्यू अपन पी प्लस क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो R प्लस R अपन पी आर पी अपन पी प्लस क्यू, ये तो लिखा है वैसे लिखा रहेगा, बराबर इसको मल्टीप्लाई करोगे पी एस अपन क्यू प्लस हो जाएगा यहाँ पे R मल्टीप्लाइड बाई पी, तो R मल्टीप्लाइड बाई पी हो जाएगा, Q मल्टीप्लाई करोगे तो Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या, P प्लस क्यू बचेगा, ठीक है। यहाँ पे आर पी अपन पी प्लस क्यू है, यहाँ पर भी आर पी अपन पी प्लस क्यू है, दोनों को कैंसिल आउट कर दोगे तुम्हें R मिल जाएगा, जो कि बराबर किसके है, पी एस अपन क्यू के ही बराबर है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से रेजिस्टेंस हम क्या कर सकते हैं, केल्विन ब्रिज से निकाल सकते हैं। लेकिन ये केल्विन ब्रिज नहीं पूछता है, केल्विन डबल ब्रिज पूछता है। केल्विन डबल ब्रिज क्यों पूछता है, क्योंकि केल्विन ब्रिज में जो है ना, ये वायर को ऐसे कनेक्ट करना कि एग्जैक्ट वही वैल्यू हमें मिले, यस बराबर पी अपन क्यू बराबर आर अपन यस ही मिले, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत छोटे रेजिस्टेंस की बात किया जा रहा है, बहुत कम रेजिस्टेंस की। तो इसके लिए केल्विन डबल ब्रिज आया। अब केल्विन डबल ब्रिज का देखो इस तरह से शेप होता है। सबसे पहले क्या है, पी, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है और ये यस है, इस तरह से जोड़ा गया है। फिर इनके साथ साथ अंदर में क्या है, गैल्वेनोमीटर रहता था, गैल्वेनोमीटर के साथ साथ ये वैल्यू डायरेक्ट न जोड़ के यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस पी स्मॉल क्यू और बीच में स्मॉल आर, यहाँ पे स्मॉल आर ये वायर है, स्लाइड वायर, जिसकी रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, ऐसे जोड़ दिया गया है। तो ये केल्विन ब्रिज की तरह है। तो केल्विन दो ब्रिज दिख रहा है, यहाँ पे डबल ब्रिज कहते हैं। यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया है, यहाँ पे बैटरी मैंने लगा दी है, ठीक है, सोर्स लगा दिया है, तो करंट आई फ्लो होगा। तो अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम कर लेते हैं, वेयर पी एंड क्यू क्या है, इज अनदर रेजिस्टेंस विच इज इक्वल टू पी एंड क्यू के बराबर ही लगभग इक्विवेलेंट होंगे। तो पी अपॉन क्यू बराबर किसके होना चाहिए, पी स्मॉल पी अपॉन क्यू के बराबर होना चाहिए। तो मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया हूँ उसको, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखो ये क्या है, ये तुम्हारा डेल्टा में है। डेल्टा में थोड़ा कैलकुलेशन करना ईजी नहीं होता, उसको हम स्टार में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। स्टार में कैसे चेंज करते हैं, देखो इसको डिटेल में जानना चाहते हो तो यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, लेकिन मैं शॉर्टकट बता दे रहा हूँ। जैसे ये वैल्यू लिखी गई है पी क्यू आर, ये बीच वाली वैल्यू पी, ये पी, ये क्यू, ये आर, ये बीच को मैंने उठा लिया, पी आर क्यू, ये वाली वैल्यू, ये क्या है, डेल्टा में है। इसको मुझे कैसे करना है, स्टार में जब करना होगा, इस कोने से स्टार्ट करो, एक रेजिस्टेंस लगाओ, यहाँ लेके आओ, इस कोने से स्टार्ट करो, एक रेजिस्टेंस लाओ, यहाँ पे जोड़ दो, इस कोने से स्टार्ट करो, एक रेजिस्टेंस लाओ, यहाँ पे जोड़ दो। अब रेजिस्टेंस का कोई भी नाम लिख दो, मैं एक्स वाई जेड लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना, एक्स वाई जेड। अब मुझे एक्स कैसे मिलेगा, जब एक्स तुम जब भी निकालो, तो एक्स जब भी निकालो, देखो उसके एडजेसेंट साइड कौन कौन है, पी और आर है, तो दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई, एस बराबर क्या हो जाएगा, दोनों एडजेसेंट साइड जो है पी एंड आर हैं तो वो मल्टीप्लाई कर दो, बाकी तीनों को जोड़ दो, पी क्यू आर, ये एक्स निकल जाएगा। वाई निकालना है तो अगेन वाई के दोनों एडजेसेंट साइड कौन से हैं, क्यू इंटू आर है, अपॉन पी प्लस क्यू प्लस आर हो जाएगा। और जेड निकालना होगा तो जेड के आसपास वाली कौन सी है, पी क्यू है, तो पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू प्लस आर, यानी ऊपर एडजेसेंट साइड का क्या होगा, मल्टीप्लाई, नीचे क्या होगा, सबका ऐड हो जाएगा। इस तरह से हमने निकाल लिया। अब ये वाला स्ट्रक्चर हटा के हम इसमें क्या जोड़ेंगे, ये जो हमने निकाला है ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरह से आएगा, फिर यहाँ पे इस तरह से जुड़ जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, इस तरह से जुड़ जाएगा। देखो कैसे बनेगा, मैं अभी आगे बना रहा हूँ इसको, इस तरह से बनेगा। जैसे पहले P था, Q था, यहाँ पे R था, और यहाँ पे R था, तो यहाँ से एक और वैल्यू लिख दी गई थी ऐसे और ऐसे, R और S के साथ ऐसे वैल्यू लिखिए, ऐसे किया गया था, तो हमें इस तरह से दिख रहा था, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, P और Q को, इस वाली वैल्यू को हम तोड़ दिए हैं, ये वाली वैल्यू जो इधर आ रही थी इसको मैंने एक Z में तोड़ दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक P है, P और R जो तुम्हारा था
पी स्मॉल आर, ये जो वैल्यू है ये पी है और स्मॉल आर, इसके साथ कौन सा था, आर था, तो इसके साथ कौन सा आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, आर के साथ कौन सा आ जाएगा, स्मॉल कैपिटल आर के साथ स्मॉल एक्स आ जाएगा, तो एक्स जोड़ दिया हूँ। उसी तरह से देखो क्यू एंड आर, क्यू एंड आर, ये क्यू एंड आर के बीच में कौन सा है, वाई, तो क्यू और आर के बीच में कौन सा आ रहा है, यस आ रहा है, तो यस के साथ कौन सा जुड़ जाएगा, वाई जुड़ जाएगा। और दूसरी चीज़ देखो पी और क्यू के बीच में कौन सा आ रहा है, स्मॉल आर आ रहा है, ठीक है, तो पी और क्यू के बीच में कौन सा जुड़ जाएगा, जेड, ये इसमें जेड जुड़ जाएगा, तो इस तरह से हम जोड़ देते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा। तो ये तुम्हारा नहीं दिख रहा है कि एकदम व्हीट स्टोन ब्रिज की ही तरह है, तो इसका कैसे निकालोगे, कि बैलेंस कंडीशन में क्या हो जाएगा, पी अपॉन क्यू बराबर आर प्लस एक्स अपॉन यस प्लस वाई। अब एक्स और वाई की वैल्यू हमें क्या करनी है, पुटअप करनी है, बस पुटअप करके देखो वैल्यू क्या मिलेगी तुम्हें, यही वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे x और y की वैल्यू क्या करूँगा, मैं पुटअप करूँगा, तो x की वैल्यू क्या थी, पी आर अपॉन पी प्लस क्यू प्लस आर थी, बराबर पी अपॉन क्यू इंटू यस प्लस वाई की वैल्यू क्यू आर अपॉन पी प्लस क्यू प्लस आर हो जाएगा। अब आर प्लस यही सेम लिखा हूँ, बराबर इसको मल्टीप्लाई किया तो पी एस अपॉन क्यू प्लस आ जाएगा, यहाँ इसको अंदर लेके जाऊँगा तो पी अपॉन क्यू, क्यू इंटू आर, पी प्लस क्यू प्लस आर हो जाएगा। और पी अपॉन क्यू अभी हमें पता है, हम पढ़ के ही आए हैं, किसके बराबर होता है, स्मॉल पी अपॉन क्यू के बराबर होता है। जब ये यहाँ पे रखोगे स्मॉल पी अपॉन क्यू के बराबर, तो ये क्यू क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पी वाला हट जाएगा, तो बचेगा क्या, पी आर अपॉन पी प्लस क्यू प्लस आर, यहाँ पर भी पी आर हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, तो आर बराबर क्या मिल जाएगा तुम्हें, पी एस अपॉन क्यू, आर ही हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था। तो केविन डबल ब्रिज से हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं जी, यहाँ पे तुम्हें आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस नापना है। हाई रेजिस्टेंस जैसे हमें इंसुलेशन नापना है, जो कि बहुत बड़े बड़े तार जो ट्रांसमिशन गए रहते हैं, तो कैसे नापेंगे, सबसे पहला है लॉस चार्ज मेथड। लॉस चार्ज मेथड में क्या होता है, हम इस तरह से क्या करते हैं, एक कैपेसिटर को क्या कर दिए हैं हमने, कैपेसिटर को पैरेलल में ले लिया, रेजिस्टेंस को भी पैरेलल में ले लिया, यहाँ पे मैंने एक वोल्टमीटर लगा दिया हूँ। अब देखो होगा क्या, यहाँ पे मैंने स्विचेज लगा दिया हूँ। अब जब मैं स्विच 1 ऑन करूँगा, ठीक है, और स्विच 2 भी ऑन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, स्विच 1 ऑन करूँगा, यहाँ पे देखो ध्यान से, चलो सबसे पहले स्विच 1 ऑन किया, स्विच 1 जब ऑन करूंगा तो यहाँ से करंट फ्लो होगी। जब भी कैपेसिटर में कोई भी करंट जाती है तो कैपेसिटर क्या होने लगता है, चार्ज होने लगता है। मान लेता हूँ यहाँ पे चार्ज हो गया, यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू, पोटेंशियल डिफरेंस बन गया है। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे फिर उसके बाद मैंने स्विच 1 को निकाल दिया, स्विच 1 को मैंने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब स्विच 1 को मैंने कनेक्ट कर दिया, चूंकि ये कैपेसिटर चार्ज है, इसमें पोटेंशियल है, तो ये क्या करेगा, करंट फ्लो कराएगा। अब करंट यहाँ से कहाँ जाएगा, रजिस्टेंस में जाएगा, रजिस्टेंस में जो करंट जाएगा आई और इंटू आर, आई इंटू आर की वजह से जो हमारा वोल्टेज है, वोल्टमीटर यहाँ से जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, वोल्टमीटर नाप लेगा कि हमें वोल्टेज कितना मिला, तो हमें ये फाइनल वोल्टेज मिल जाएगा वोल्टमीटर के थ्रू। यहाँ पे हमने सप्लाई दिया था वोल्ट, तो वोल्टेज को वीसी अगर बोल दूँ, वीसी आउटपुट वोल्टेज या वोल्टमीटर का वोल्टेज जो है, तो उससे कैसे हम निकालते हैं, तो इससे हमें कैसे पता चलेगा कि रजिस्टेंस कितना हुआ, ठीक है, कि रजिस्टेंस का हमने मेजरमेंट कैसे किया। तो देखो ऐसे करते हैं, यहाँ क्या होता है, इसको समझना, एक ग्राफ से समझा रहा हूँ। स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में हमारा दोनों स्विच ऑन है, ऑफ है, तो हमारे कैपेसिटर में अगर मैं ये कैपेसिटर का वोल्टेज ले लूँ, बीसी मान लेता हूँ अभी कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटर ऑफ वोल्टेज, और ये मैंने किसको ले लिया है, ये मैंने मान लो करंट को ले लेता हूँ, आई जो भी हो करंट या टाइम ले लेता हूँ, ठीक है, टाइम ले लेता हूँ। अब मान लो ऐसा टाइम जिस टाइम पे दोनों स्विच का ऑफ है, तो इसमें कोई भी चार्जेस नहीं होंगे, तो कोई भी चार्जेस नहीं होंगे तो कोई भी करंट नहीं होगा। जैसे मैंने स्विच 1 ऑन किया, तो जो मेरा कैपेसिटेंस है वो क्या होना स्टार्ट कर देगा, चार्ज होना स्टार्ट कर देगा, चार्ज होना, और कहाँ तक होगा, जो पूरा वोल्टेज यहाँ पे पूरा न चला जाए, ठीक है, यानी जो वोल्टेज अगर अप्लाइड वोल्टेज बी है तो कहाँ तक चार्ज होगा, वी तक चार्ज होगा। फिर उसके बाद जैसे ही मैंने स्विच 1 ऑफ किया, उसके बाद तो चार्ज नहीं होगा क्योंकि भर जाएगा, उसके अलावा और वोल्टेज ही नहीं मिलेगा उसको। फिर मैंने स्विच 1 को ऑफ कर दिया। अब इसमें क्या है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया है। अब मैंने क्या किया, स्विच 2 को ऑन कर दिया, स्विच 2 को ऑन कर दिया, तो यहाँ से ये क्या होगा, डिस्चार्ज होना स्टार्ट होगा, डिस्चार्ज होना स्टार्ट होगा। एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पर ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, एक इस टाइम पे जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये टाइम हम कैलकुलेट करेंगे, टाइम हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कब ये डिस्चार्ज हो रहा है, और उसके बाद यहाँ पे जो हमें वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा वहाँ से मुझे वोल्टेज मिल जाएगा। तो मैंने क्या निकाल लिया, वोल्टेज निकाल लिया, और वोल्टेज और टाइम निकाल लिया, जो टाइम लग रहा है। तो यहाँ से जब मुझे रजिस्टेंस निकालना होगा, तो रजिस्टेंस का डायरेक्ट फार्मूला होता है जो टाइम, जितना टाइम लगा उसको चार्जिंग डिस्चार्जिंग होने में, ठीक है, यहाँ से जितना टाइम लगा डिस्चार्ज होने में, अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा सी, जो कैपेसिटेंस है हमारा, कैपेसिटेंस कितना है, जो वैल्यू कैपेसिटेंस की दी गई रहेगी वो ln वी नॉट क्या है, ये आउटपुट वैल्यू है, और अपॉन वी क्या है, ये तुम्हारी सप्लाइड वैल्यू है, ये वैल्यू आती है, ठीक है। इस तरह से हम निकालते हैं।
अगर हम बात करें वोल्टेज कैपेसिटर वोल्टेज की जो वी होती है वी नॉट ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी के बराबर होती है, ये डिक्रीजिंग होता है, ये बता रहा है कि कैपेसिटर जो है डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला केवल याद रखना, इस तरह से हम लॉस चार्ज मेथड से करते हैं। दूसरा मेथड है डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड। डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड में देखो कैसे करते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हम नापते हैं किसको, एक वायर को, केबल को क्यों नापते हैं, क्योंकि केबल में हम देखना चाह रहे हैं कि जो हमने इंसुलेटर दिया है वो ठीक है कि नहीं ठीक है, ठीक है, वो उसके बराबर इंसुलेटर है कि नहीं। अगर वैसा इंसुलेटर नहीं होगा तो बाहर करंट आने लगेगा, जो कि तुम्हें क्या कर देगा, अगर तुम छुओगे तुम्हें करंट मार देगा। कई मूवी देखे होंगे जिसमें बाल वाल खड़े हो जाते हैं, ओके। तो यहाँ देखो क्या है, जब कोई केबल लोगे तो केबल में क्या होता है, एक तुम्हारा होगा, ये कंडक्टर होता है बीच में, फिर उसके बाद क्या होता है, एक इंसुलेटर लगा होता है, ठीक है, कुछ इस तरह से इंसुलेटर लगा होता है, फिर इसके ऊपर से क्या लगा होता है, दूसरी मेटेलिक सीट लगी होती है, यानी कंडक्टर एक जो होगा करंट को आने देगा, दूसरा करंट को जाने देगा, यही दूसरी मेटेलिक सीट लगी होगी, जो तुम केबल तार में भी देखोगे इसी तरह से बना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम करना क्या चाह रहे हैं, हम करना ये चाह रहे हैं भाई कि ये जो इंसुलेटर लगा है, इस इंसुलेटर को हम नापना चाह रहे हैं, इसका रेजिस्टेंस कितना हाई है कि नहीं है, ठीक है। तो उसको देखो कैसे नापेंगे। सबसे पहले मैंने इस वायर को लिया, इस वायर के कंडक्टर में मैंने एक वायर जोड़ दिया, ठीक है, इस कंडक्टर से मैंने एक वायर जोड़ दिया, इसके साथ मैंने एक डिफ्लेक्शन जोड़ दिया। डिफ्लेक्शन किसको बताएगा, करंट को बताएगा, जो करंट आएगी, ओके। यहाँ एक स्विच है, स्विच को ऑन करूँगा तब करंट जाएगा। अब इसको क्या है, इसको मैंने सप्लाई से जोड़ दिया, ये सप्लाई से जोड़ दिया। अभी इसको तुम भूल जाओ, ठीक है, ये वाला तुम पार्ट अभी भूल जाओ। अब इसको सोचो, ये यहाँ पे मैंने जोड़ दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे केस क्या होगा, इसको अभी तुम भूल गए हो ना, इसको भूल जाओ। यहाँ पे जब जोड़ दोगे तो यहाँ से करंट क्या आएगा, आई आर करंट आएगा। करंट तो यहाँ से आई आर आ रहा है, लेकिन क्या होगा, करंट कंडक्टर से जा ही रहा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, यहाँ से करंट लीकेज होने लगता है। ये करंट लीकेज क्यों हो रहा है, लीकेज करंट इस वजह से हो रहा है क्योंकि इसमें कोई ना कोई कुछ ना कुछ मॉइस्चर होते हैं, जिसकी वजह से करंट ऊपर से जाने लगता है। तो ये करंट क्या है, ये करंट डेंजरस है। इस करंट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, एक और वायर जोड़ देते हैं, ये वाला, ये वायर जोड़ देते हैं, तो जो ये करंट यहाँ से आ रहा है, ये करंट वापस चला जाता है, ठीक है। और यहाँ पे पहला फेज तो मैंने इस मेटल के साथ जोड़ दिया, दूसरा फेज मैंने इस सीथ मेटेलिक सीथ के साथ जोड़ दिया, और लीकेज करंट का भी मैंने क्या कर दिया, गार्ड वायर लगा दिया, जो इस लीकेज करंट को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। जो यहाँ पे लीकेज करंट इसके ऊपर आ रही थी, अब कहाँ चली जाएगी, ये लीकेज करंट इस वायर में चली जाएगी, ठीक है, इस वाले वायर में चली जाएगी। तो इस वजह से ये लीकेज करंट का क्या हो गया, फंडा खत्म हो गया। अब यहाँ पे हम इसको नापेंगे कैसे, चलो उसको देख लेते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे लिखा गया है, ये कंस्ट्रक्शन है, देखो कंस्ट्रक्शन सारी चीज़ें लिख दिया हूँ, जो बताएं वही सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जो हम रेजिस्टेंस नापते हैं, रेजिस्टेंस क्या होता है, आर एक्स मान लेता हूँ, अननोन रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस नापना है। मुझे कौन सा रेजिस्टेंस नापना है, जो ये कंडक्टर में जो करंट जा रही है, कौन सी करंट जा रही है, आई आर करंट। आई आर करंट इस इंसुलेटर में जाएगी, तो इस पूरे इंसुलेटर में जो करंट फ्लो हो रही है, केवल आई आर करंट फ्लो हो रही है, उसी आई आर करंट फ्लो की वजह से मुझे क्या नापना है, रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया है, यहाँ पे मैंने वोल्ट मीटर लगा दिया है। ये वोल्ट मीटर क्या रीड करेगा, सप्लाई वोल्टेज रीड कर लेगा। यहाँ से वोल्ट मीटर मुझे मिल गया, और यहाँ से ये इसके अंदर वाला जो करंट आई आर, क्योंकि ये वाला जो करंट आई एल आ रहा था, इसके ऊपर जो आ रहा था, इसके ऊपर इस इंसुलेटर के ऊपर, वो वाला तो हमने वायर के थ्रू हटा दिया। अगर नहीं हटाए होते तो हमारा टोटल करंट कितना आ जाता, आई आर प्लस आई एल। तो मुझे इस इंसुलेटर का रेजिस्टेंस नहीं पता चलता कि कितना है, ठीक है। तो आई एल को हटाने के लिए हमने एक गार्ड वायर लगा दिया है, इस वजह से ये आई आर डायरेक्ट इसमें जाएगा, इस पूरे किस में जाएगा, इस पूरे के पूरे जो इंसुलेटर में पूरे फैलेगा। तो ये आई आर इस पूरे इंसुलेटर में ही रहेगा। तो आर एक्स मुझे निकालना होगा, तो क्या कर दूंगा, वोल्टेज अपॉन आई आर होगा, ठीक है। ये जो करंट आई आर आ रहा है, तो यहाँ आई की जगह आई आर कर लेना। ये थोड़ी चीज़ें करते जाना, मैं जल्दी जल्दी पीडीएफ बनाया हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम था, ओके। चलो आगे चलते हैं। अब मेजरमेंट ऑफ हाई रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। तीसरा मेथड क्या है, मेगर मेथड। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। मेगर मेथड में क्या होता है कि हाई वोल्टेज का ही करते हैं, हाई रेजिस्टेंस को ही नापते हैं, ठीक है। इतना बताना काफ़ी है। इसका कंस्ट्रक्शन हम देख लेते हैं, बाकी चीज़ें लिखी हुई हैं, एक बार रीड आउट कर लेना। कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन देखो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक जनरेटर लगाते हैं, डीसी जनरेटर, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, डीसी जनरेटर हो गया। डीसी जनरेटर कैसे लगाते हैं, जैसे तुम पढ़े होगे, ये आर्मर हो गया, आर्मर के चारों तरफ एक क्या होता है तुम्हारा, होता है आर्मर के चारों तरफ एक होता है तुम्हारा मैग्नेट। और जब तुम इस आर्मर को घुमाते हो तो मैग्नेटिक लाइन को एक कट करता है, तो ईएमएफ जनरेट करता है। अगर तुम वायर जोड़ दोगे तो तुम्हें करंट मिल जाता है, ठीक है। तो ये इसको हम घुमाने के लिए
एक मैंने हैंडल लगा दिया, ठीक है। ये हैंडल हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, ये आर्मर है। तो आर्मर घूमे, जब हैंडल घुमाऊंगा आर्मर घूमेगा तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा और वहाँ से ईएमएफ जनरेट होगा जिससे मुझे करंट मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ से जो करंट मैं जनरेट कर रहा हूँ जनरेटर के थ्रू, इस करंट का मैंने वायर इधर भेज दिया, इस तरह से कुछ वायर भेज दिया। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाली वायर गई, इससे वायर से मैंने एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया R1 और इसी से मैंने एक कॉइल जोड़ दिया। ये जो मेरी वायर गई थी इससे एक मैंने कॉइल जोड़ दिया, कॉइल A बोल दिया हूँ, इसका अपना रेजिस्टेंस होगा R1 मान लेता हूँ। फिर इधर से जो कॉइल गई है ये क्या है, इसके साथ सीरीज में है, देखो ये सीरीज में जोड़ा हूँ। एक कॉइल मैं जोड़ूंगा इसी के साथ, ये जो हमारी सप्लाई वोल्टेज है उसके साथ पैरेलल में। तो पैरेलल में कैसे जोड़ सकता हूँ, एक ये वोल्टेज है यहाँ से गया, एक वोल्टेज यहाँ से आ गया, ये पैरेलल में हो जाएगा, ठीक है। पैरेलल में कैसे हो गया, ये वाली और ये वोल्टेज सेम है और ये पैरेलल में आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसको देख लेना, इस तरह से जोड़ते हैं। तो ये पैरेलल में आ गया, ये वाली जगह हम छोड़ देंगे, एक्स वाई जगह छोड़ देंगे। यहाँ पे हमें जिसका रेजिस्टेंस क्या करना है, चेकआउट करना है, उस रेजिस्टेंस को हम उस मटेरियल को यहाँ पे ला के रखेंगे। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, पहली चीज़ डीसी जनरेटर है, डिफ्लेक्शन कॉइल लगा देते हैं। यहाँ पे ये कॉइल बी पर हमने क्या लगा दिया है, पॉइंटर लगा दिया है, यहाँ पे स्केल रहता है। यहाँ पे इन्फिनिटी लिखा होगा, यहाँ पे 0। इन्फिनिटी का मतलब बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस, इधर रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इधर रेजिस्टेंस कम है, ओके। अब जिधर घूमेगा उस तरह से हमें पता चलेगा रेजिस्टेंस कितना है। इधर मैग्नेट हम लगा दिए और रहते हैं, और मैग्नेट मैंने लगा दिया है, ठीक है, नॉर्थ साउथ। चलो फिर उसके बाद कंट्रोल कॉयल, ये कंट्रोल कॉयल जो होता है जिसको वोल्टेज कॉयल भी बोलते हो, जो कि पैरेलल में लगा है। ये कंट्रोल कॉयल, ये कंट्रोल कर रहा है ना पॉइंटर को, कंट्रोल कॉयल, इसी में वोल्टेज आता है, वोल्टेज कॉयल होता है। पॉइंटर एंड स्केल लगा होता है। डिफ्लेक्शन कॉयल का मतलब होता है करंट कॉयल होता है जो डिफ्लेक्ट करेगा, ये करंट कॉयल जो सीरीज में लगा होता है, ओके। फिर उसके बाद पॉइंटर स्केल लगा होता है। टर्मिनल, ये टर्मिनल हो गया तुम्हारा, 2 टर्मिनल ले लिया हूँ। ये सारी चीज़ें बस बात मेरी सुनते जाओ, सारी समझ में आ जाएगी, ओके। बाकी चीज़ें लिखी गई हैं। अब देखो इसका वर्किंग क्या है। वर्किंग क्या है कि जैसे ही मैंने जनरेटर को ऑन किया, इसमें से करंट फ्लो होगा। अब यहाँ से करंट जाने लगा है। अब मान लो यहाँ पर मैं कोई चीज़ नहीं लगा रहा हूँ, जब कुछ भी चीज़ नहीं लगा रहा हूँ तो यहाँ पर कोई करंट ही फ्लो नहीं होगा। जब कोई करंट ही फ्लो नहीं होगा तो सारा करंट कहाँ से, मान लेता हूँ करंट आई आ रहा है, सारा करंट यहाँ से फ्लो होने लगेगा। जब यहाँ से फ्लो होगा, यहाँ से होते हुए चला जाएगा। यहाँ से जब कोई भी करंट नहीं आ रहा है तो इस वाले कॉइल में तो कोई करंट जाएगा ही नहीं। अगर करंट जाता तो इससे वापस जाता, तो यहाँ पे कोई करंट जाएगा ही नहीं, तो इसमें कोई भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगी। केवल इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। अगर केवल एक ही कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है तो कभी भी इसको रिपल्सन या अट्रैक्शन का फोर्स नहीं लगा पाएगा, क्योंकि हमें 2 मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत होगी, तो ये 2 मैग्नेट की जरूरत होती है। तो यहाँ पे अगर कोई भी चीज़ नहीं लगा रहे हो तो यहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा, जिसकी वजह से ये रिपल्सन या अट्रैक्शन फोर्स नहीं क्या करेगा, ऑब्जर्व नहीं करेगा, ठीक है, बियर नहीं करेगा, जिसकी वजह से तुम्हारा जो पॉइंटर है नहीं लेगा। पॉइंटर कहाँ पे रहेगा, इन्फिनिट पे, यानी पे यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो उसका रेजिस्टेंस कितना, इन्फिनिटी। अब मान लो मैंने यहाँ पे कोई चीज़ लगा दिया अब जिसको मुझे टेस्ट करना है। अब मैंने टेस्ट लगा दिया, अब क्या होगा, यहाँ से करंट आएगा, हाई रेजिस्टेंस वाला मैंने कोई मटेरियल लगाया है, यहाँ से कोई करंट जाएगा, आई जाएगा। अगर हाई रेजिस्टेंस लगाया तो यहाँ से थोड़ा करंट जाएगा, मान लेता हूँ आई लेस यानी आई एल करंट जाएगा, ठीक है। थोड़ा करंट जा रहा है तो आई यल मान लेता हूँ। तो यहाँ से थोड़ा करंट जाएगा, यहाँ से ज़्यादा करंट, यहाँ ज़्यादा करंट आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा बनेगा। यहाँ से थोड़ा करंट आ रहा है, थोड़ा करंट, यहाँ थोड़ा मैग्नेटिक बनेगा। ये इस तरह से रखे होते हैं कि एक दूसरे को क्या करते हैं, अपोज करते हैं। अब यहाँ पर अपोज कैसे करेंगे, ये इस पर फोर्स लगाएगा और ये इसके, यानी अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बना। ये इधर फोर्स लगाना स्टार्ट कर दिया और इधर फोर्स लगाना स्टार्ट कर दिया। दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो थोड़ा सा पॉइंटर हमारा इन्फिनिटी से घूम के इधर आ जाएगा। यानी अगर हाई रेजिस्टिव कोई पार्ट होगा तो थोड़ा सा ही आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। अगर बहुत ज़्यादा लो रेजिस्टिव पार्ट लगा दिया, यानी जिसका रेजिस्टेंस लगभग 0 के बराबर हो, तो पूरा करंट इधर से ही आने लगेगा। तो यहाँ से फ्लक्स ज़्यादा जनरेट होगा तो ये इसको ज़्यादा इधर ढकेलेगा, तो हमारा जो इसका इधर पूरा करंट आने लगेगा। तो इधर जो डिफ्लेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा पॉइंट 0 पे आ जाएगा, यानी उसका रेजिस्टेंस क्या है, 0, ये 0 बताएगा, ओके। यहाँ पे आई होप समझ गए होगे। यहाँ पे करंट आई, यहाँ पे सबसे पहले हाई रेजिस्टेंस लगाया तो लो करंट आई, लो करंट लो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। यहाँ पे हाई करंट हाई मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, हाई मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी तो इसको ढकेलेगी। जब ढकेलना चाहेगी इधर तो ये क्या करेगा, थोड़ा बहुत इधर घूमना चाहेगा, ठीक है, इस तरह से। अगर लो बनाएगा तो ये डिफ्लेक्ट नहीं होगा, ये खुद से इधर डिफ्लेक्ट होगा। लगे समझ गए होगे। ये क्या होता है, एक मिनट देख लेते हैं, हम इसका डायरेक्शन देख लेते हैं। डायरेक्शन क्या होगा, मान लो करंट इधर से आई आ रही है, जब इधर करंट आई आ रही है तो इसमें अगर इस तरह से कॉइल लगा हुआ है, हम डायरेक्शन से चलते हैं, ठीक है, छोड़ो कॉन्सेप्ट, हम डायरेक्शन चलते हैं। ये कॉइल हो गई, कॉइल में करंट ऐसे आ रही है, कुछ इस तरह से जा रही है, इस तरह से।
इस तरह से जब इसमें अदर लगाओगे तो तुम्हारा मैग्नेटिक नीचे बनेगा, नॉर्थ पोल नीचे बनेगा और साउथ पोल ऊपर बनेगा। ये नॉर्थ, ये क्या बन जाएगा, साउथ बन जाएगा। उसी तरह से इसमें देखोगे तो इसमें मान लेता हूँ कि ये इस तरह से जुड़ा हुआ है, तो इसमें जब करंट जा रहा है कुछ इस तरह से जा रहा है, तो इसमें मोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, इधर तुम्हारा ऊँठा इधर जाएगा तो इधर नॉर्थ बन जाएगा, इधर साउथ। यहाँ देखो ये क्या बन गया, नॉर्थ बन गया, ये साउथ। तो ये क्या करेगा, देखो अब यहाँ पे नॉर्थ साउथ बन गया, यानी यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, बहुत ज़्यादा है। इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ये क्या करेगा, अपनी तरफ इधर खींचेगा। क्यों खींचेगा, इधर हम उस तरह थ्योरी की तरह चल रहे थे, लेकिन हम डायरेक्शन सब चल रहे हैं, ठीक है। अब डायरेक्शन चलेंगे सही वैल्यू मुझे मिलेगी। यहाँ पे मैंने हाई रेजिस्टिव पाथ लगा दिया है, हाई रेजिस्टिव पाथ लगा दिया, कुछ नहीं लगाया है, तो यहाँ पे कोई भी करंट नहीं जाएगी, यानी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे करंट ज़्यादा होगा। करंट ज़्यादा होगा तो यहाँ पे क्या है, नॉर्थ बनेगा, यहाँ साउथ बनेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे कुछ नहीं बनेगा, तो कुछ नहीं होगा, वहीं पे जहाँ पे इन्फिनिटी पे रहेगा। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने हाई रेजिस्टेंस का कोई भी मटेरियल यहाँ पे रख दिया हूँ, तो यहाँ से थोड़ी बहुत करंट जाएगी, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा एन एस ऐसे ही बनेगा और एस एन ऐसे ही बनेगा। लेकिन ये क्या होगा, ये वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा बनेगा। ये वैल्यू कम है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम बनेगी। तो ये क्या करेगा, ये इधर इसको खींचना चाहेगा और ये इधर इसको खींचना चाहेगा, ठीक है। ये वाला कॉइल इसको इधर खींचना चाहेगा, ये वाला कॉइल इसको इधर खींचना चाहेगा। चूंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है तो इस पॉइंटर को इधर खींचेगा, तो पॉइंटर क्या रहेगा, इन्फिनिटी की तरफ ज़्यादा जाएगा। तो ये बता रहा है कि यहाँ पे तुमने क्या किया है, बहुत ज़्यादा रेजिस्टिव मटेरियल लगाया। अब मान लो यहाँ पे रेजिस्टेंस जीरो कर दिया, तो रेजिस्टेंस जीरो कर दूंगा तो पूरा करंट कहाँ जाने लगेगा, पूरा करंट लगभग, रेजिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता, मान लेता हूँ 1 ओम कर दिया हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा करंट यहाँ जाएगा, ज़्यादा करंट यहाँ जाएगा, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा बनेगी। मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा बनेगी तो ये नॉर्थ साउथ जो बनेगा ये स्ट्रॉन्ग बनेगा, और यहाँ का साउथ नॉर्थ जो बनेगा ये क्या बनेगा, ये लेस बनेगा। ये इधर खींचना चाहेगा, ये नॉर्थ साउथ को इधर खींचना चाहेगा, तो इधर कौन स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये लगभग न के बराबर है, तो हमारा पॉइंट किधर आ जाएगा, जीरो की तरफ आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये काम करता है तुम्हारा मेगर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एसी ब्रिजेज से स्टार्ट होने जा रही हैं, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ें समझ लो। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सीरीज कनेक्शन में जब भी हम रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस और रिलक्टेंस को जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ते हैं, सबसे पहले रिलक्टेंस को हम रिएक्टेंस में बनाते हैं, रिएक्टेंस यानी ओम में लेके आते हैं। ओम में कैसे लेके आएंगे, एक्स एल बराबर होता है जे ओमेगा एल, ये किस में आ गया, ओम में आ गया। अब जब ये ओम में आ गया, ये भी ओम में आ गया, यानी जे ओमेगा एल और आर दोनों ओम में आ गए, दोनों सीरीज में, दोनों ये क्या हो गए, अब रेजिस्टेंस हो गए, तो दोनों इस तरह से जुड़ जाएंगे, ठीक है। अगर मान लो पैरेलल में आ जाएंगे तो पैरेलल में क्या हो जाएगा, आर प्लस 1/जे ओमेगा एल, इस तरह से जोड़ सकते हो, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ, ये पैरेलल की बात हो गई, यहाँ पे लिख दिया हूँ मैं। फिर उसके बाद अगर कैपेसिटर आ गया तो कैपेसिटर का एक्स से निकालता हूँ, ओम में करूँगा तो 1/जे ओमेगा सी आ जाता है, ये क्या हो जाएगा, ओम में। और फिर आर भी है, आर भी ओम में, तो दोनों किस में है, सीरीज में। सीरीज में है तो क्या हो जाएगा, आर प्लस 1/जे ओमेगा सी। तो इस तरह से सीरीज में जब कैपेसिटर रहेगा तो इसका इम्पीडेंस आएगा। लेकिन जब पैरेलल में हो जाएगा तो पैरेलल में क्या हो जाएगा, 1/r प्लस 1/जे ओमेगा सी हो जाएगा, तो 1/r प्लस जे ओमेगा सी आ जाएगा। यही वैल्यू यहाँ पे लिखी गई है। तो इस तरह से हम कनेक्शन करते हैं। इसका बहुत इंपॉर्टेंट होगा अभी जब हम एसी ब्रिजेस पढ़ेंगे। यहाँ देखो एसी ब्रिजेस का काम क्या है, एसी ब्रिजेस होते क्या हैं, एसी ब्रिजेस से हम क्या करते हैं, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस, ये तीनों क्या करते हैं, नापते हैं किसका, एसी सप्लाई का, ठीक है। एसी सप्लाई दोगे तो उसमें रिलक्टेंस कितना है, कैपेसिटेंस कितना है, रेजिस्टेंस कितना है, वो हम मेजरमेंट करेंगे। अब इसका अगेन वही रूल होता है जो हमने उसमें पढ़ा था, डीसी करंट में पढ़ा था, तो इसका मैं रूल बता देता हूँ। यहाँ पे हम एक बार कैलकुलेट करेंगे, बाकी यही रूल लगाते जाएंगे। पहला क्या, एट बैलेंस कंडीशन, यहाँ पे मैंने क्या है उसी तरह से वीट स्टोन की तरह ही लगा होता है, पी क्यू आर की जगह क्या लग जाएगा, जब एसी आ जाता है, एसी में इम्पीडेंस आ जाता है, रिलक्टेंस का और कैपेसिटेंस जोड़ते हैं तो इम्पीडेंस आ जाता है, तो वहाँ पे हम रेजिस्टेंस की जगह इम्पीडेंस लिखते हैं। तो Z1 Z2 फिर Z3 Z4, इस तरह से मैंने लिख दिया, ओके। अब यहाँ पे Z1 में I1 करंट फ्लो होगी, ये है, Z2 में I2 करंट फ्लो होगी, Z3 में I3 और Z4 में I4 करंट होगा। इनको मैंने सप्लाई दे दिया हूँ E, ये वेरिएबल सप्लाई है, और इसके अक्रॉस जो जनरेट होगा EMF E1, इसके अक्रॉस E3, इसके अक्रॉस E2, इसके अक्रॉस E4 होगा। अब बैलेंस कंडीशन में अगर देखो, अगर स्टार्टिंग में देखा जाए तो I1 जो करंट जा रहा है इसमें, इस पॉइंट पर देखा जाए तो ID और I3 दो में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। I1 जा रहा है I3 प्लस ID। अगर लेकिन मैं बैलेंस कंडीशन की बात करूं तो बैलेंस कंडीशन में आईडी यानी डिफ्लेक्शन करंट क्या हो जाना चाहिए, जीरो। जब ये जीरो हो जाएगा तो I1 किसके बराबर हो जाता है, I3, यानी ये सीरीज की तरह काम करने लगते हैं।
उसी तरह से यहाँ देखो I2 करंट जा रहा है, यहाँ पे I2 जा रहा है तो 2 में डिवाइड होगा। हालांकि ये आ रहा है तो माइनस ID1, अगर ध्यान से देखा जाए तो इस नोड पे 2 करंट आ रहे हैं, I2 प्लस ID बराबर 1 करंट जा रहा है, I4 जा रहा है। ID बैलेंस कंडीशन में 0 हो जाएगा तो I2 किसके बराबर हो जाएगा, I4 के। फिर अगेन ये E1 और E2 पैरेलल हो जाएंगे, कैसे होंगे मैं बता चुका हूँ, E3 E4 के पैरेलल हो जाएंगे। तो जब पैरेलल हो जाएंगे तो E1 किसके बराबर हो जाता है, E2 के, और E3 किसके बराबर हो जाता है, E4 के। E1 E2 के बराबर, E3 E4 के बराबर, पैरेलल की वजह से हो गया। और ये क्या है, सीरीज की वजह से I1 इक्वल टू I3, I2 इक्वल टू I4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया हूँ, इसको इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 3 करूँगा तो इक्वेशन 2 क्या है, E1 इक्वल टू E2, तो E1 इक्वल टू E2 अपॉन E3 इक्वल टू E4, E1 अपॉन E3 बराबर E2 अपॉन E3। और E1 क्या लिख सकता हूँ, E1 क्या है, तुम्हारा वोल्टेज है, इम्पीडेंस किसमें, E1 में। ठीक है, इम्पीडेंस मल्टीप्लाइड बाई करंट। 1 मिनट देना जरा, सॉरी बीच में कॉल आ गया था, चलो कोई नहीं। रात के 12:13 भी हो गए हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E1 की अगर वैल्यू निकालूंगा, जैसे इम्पीडेंस मल्टीप्लाइड बाई करंट होता है, तो E1 जब निकालूंगा तो E1 किसके बराबर हो जाएगा, Z1 I1, तो ये वैल्यू लिख दिया हूँ। और E3 किसके बराबर, Z3 I3, E2 किसके बराबर, Z2 I2, और E4 किसके बराबर हो जाएगा, Z4 I4 के बराबर। अभी मैंने बताया I1 I3 बराबर है, तो I1 I3 की जगह I1 रखूंगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, Z1 अपॉन Z3 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे I2 I4 के बराबर है तो यहाँ पे I2 रख दिया हूँ, तो I2 कैंसिल हो जाएगा, तो Z2 अपॉन Z4। तो यहाँ से मिलेगा क्या, Z1 Z4 बराबर Z2 Z3। अच्छा, इसको याद कैसे रखेंगे, याद इस तरह से रखो कि दोनों का सफिक्स जोड़ोगे तो 5 आएगा दोनों में। ठीक है, तो इस तरह से हम जब भी अब इक्वेशन लगाएंगे Z1 Z4 बराबर Z2 Z3, उसके लिए तुम्हें क्या याद रखना पड़ेगा, ये ऑर्डर, ये Z1 है तो ये Z2 है, ये Z3 है तो ये Z4 है। जैसे यहाँ पे PQ रहता था तो ये 3 है तो Z1 Z3, और RS है तो Z2 Z4, इस तरह से होता है। यानी ऑड ऑड इवन इवन, इस तरह से याद कर सकते हैं, ऑड ऑड इवन इवन। ठीक है, तो मैंने ट्रिक भी तुम्हें बता दिया हूँ। यही वो अगेन वही जो वहाँ पे समझाया था DC में, वही चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। आगे हम चलते हैं, ये अभी मैंने तुम्हें बता दिया जो होता है। अब हम मेजरमेंट करेंगे किसका, इंडक्टेंस का। इतने मेथड हैं, देख लो ये सारे मेथड अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, तो हम मेजरमेंट करने जा रहे हैं इंडक्टेंस का। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज। मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज कैसे बनता है, तो देख लो, जो Z1 रहेगा R1 प्लस L1 के साथ रहेगा, यानी ये वाला जो रहेगा उसके साथ साथ रजिस्टेंस के साथ साथ इंडक्टर जुड़ा होता है। फिर दूसरे वाले में भी रजिस्टेंस के साथ इंडक्टर जुड़ा होता है। ठीक है, तीसरे वाले में केवल रजिस्टेंस, इसके वाले में भी केवल रजिस्टेंस। ओके, तीसरे चौथे में केवल रजिस्टेंस, पहले दूसरे में रेजिस्टेंस इंडक्टेंस, बाकी वैल्यू इसी लिखी जाती है। तो इस तरह से लिख देंगे। तो इसकी जो जब वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, Z1 Z4 बराबर Z2 Z3। अब Z1 कैसे निकालोगे, Z1 बराबर हो जाएगा, ये दोनों क्या है सीरीज में, पहले ये क्या है, ये है रिलक्टेंस, रिलक्टेंस को किस में चेंज करोगे, रिएक्टेंस, जो कि हो जाएगा ओमेगा L1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, R1 प्लस ओमेगा L1। अब उसी तरह से Z2 लिखूंगा तो Z2 क्या हो जाएगा, R2 प्लस ओमेगा L2। अब यहाँ पे Z3 क्या दिया है, R3, और Z4 क्या दिया है मुझे, R4। तो ये वैल्यू सारी पुट करो तो देखो क्या आ जाएगी, R1 प्लस ये सॉरी J के साथ आता है J ओमेगा L, तो J ओमेगा L1, Z1 की वैल्यू आ गई, और Z4 की वैल्यू क्या है, R4 बराबर क्या हो जाएगा, Z2 क्या है, R2 प्लस J ओमेगा L2 मल्टीप्लाइड बाई क्या है, यहाँ पे R3 है, तो R3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, R3 है, R3 आ जाएगी। ठीक है, अब इसको जब कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, R1 R4 प्लस J ओमेगा L1 R4 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे R2 R3 प्लस J ओमेगा L2 R3। अब यहाँ पे देखो, रियल पार्ट का रियल पार्ट से क्या कर लो, कंपेरिजन, और इमेजिनरी से इमेजिनरी, रियल से रियल करोगे तो R1 R4 बराबर किसके आ जाएगा, R2 R3 के। तो हम मुझे R1 क्या करना, कैलकुलेट, यही क्या है होता है, अननोन, Z1 ही अननोन होता है, तो R1 बराबर कर लूँगा R2 R3 अपॉन R4। तो इस तरह से हम R1 निकालते हैं। अभी L1 कैसे निकालेंगे, इसका जब तुम करोगे तो J ओमेगा L1 R4 बराबर क्या हो जाएगा, J ओमेगा L2 R3। यहाँ से J ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा, L1 मुझे निकालना है, तो L1 हो जाएगा L2 R3 अपॉन R4। तो ये वैल्यू हमने R1 और L1 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। ये वैल्यू आगे मैंने लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने तुम्हें समझा भी दिया हूँ, लिख भी दिया हूँ। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं।
अब यहाँ पे देखो, यहाँ जब हम आ जाते हैं एसी में, तो एसी में फेजर का इंपॉर्टेंट हो जाता है। फेजर का क्यों? क्योंकि यहाँ पे करंट और वोल्टेज क्या करते हैं, एक दूसरे के लैग और लीड करते हैं, एक ही फेज में नहीं चलते हैं एसी में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जब भी फेजर डायग्राम बनाना होगा, यहाँ अच्छे से बता रहा हूँ तुम्हें, समझ लेना। अगर केवल प्योर रजिस्टिव होगा, तो प्योर रजिस्टिव में अगर करंट मान लो IR फ्लो हो रहा है, उसका रेजिस्टेंस R है और उसके अक्रॉस क्या है VR, तो जब भी इसका तुम फेजर डायग्राम बनाओगे, मान लो रेफरेंस में ले रहा हूँ VR, जो मैंने वोल्टेज दिया है V, उसका रेफरेंस VR ले रहा हूँ, तो उसी में जो करंट फ्लो हो रही आई, तो उसी के फेज में होगी। अगर केवल केवल और केवल रेजिस्टेंस है, ठीक है। अगर मान लो केवल इंडक्टेंस हो गया, तो क्या करूँगा, जब भी इंडक्टेंस होगा, तो इंडक्टेंस में मान लेता हूँ क्या है, वोल्टेज VL। इंडक्टेंस में हमें पता है इंडक्टर क्या करता है, करंट का अपोज करता है, करंट का सडन चेंज का क्या करेगा, अपोज, यानी थोड़ी देर के लिए करंट को रोक देगा। तो उस वजह से करंट क्या हो जाती है, लैग कर जाती है, कितना, 90 डिग्री। अगर प्योरली क्या हो, इंडक्टर हो, तो 90 डिग्री क्या कर जाएगी, लैग कर जाएगी, करंट हो जाएगा। अच्छा, लैग और लीड कैसे निकालते हैं, तुम एंटी क्लॉकवाइज में चलो, जो वैल्यू पहले चल रही है और जो वैल्यू बाद में मिल रही है, पहले वाली वैल्यू लीड करेगी, दूसरी बाद वाली वैल्यू क्या करेगी, लैग। एंटी क्लॉकवाइज तुम्हें चलना है। मान लो जैसे मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, यहाँ पे मैंने वोल्टेज बना दिया, ठीक है, VL, और यहाँ पे मैंने करंट बना दिया I। अब यहाँ पे मुझे नहीं पता चल रहा है कौन लैग कौन लीड कर रहा है, तो जब मैं एंटी क्लॉकवाइज चलूंगा, ये 90 डिग्री है, तो पहले वैल्यू क्या मिल रहा है, VL, फिर बाद में क्या मिल रहा है, I। तो VL पहले मिल रहा है, तो VL क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, कितना, 90 डिग्री। चाहे ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, दोनों सेम है, ये लैग कर रहा है। तो इस तरह से लीड और लैग का हम निकालते हैं, ठीक है। केवल कैपेसिटर लगाओ, तो कैपेसिटर में हमें पता है चार्ज क्या होता है, इकट्ठा होते जाता है, तो वोल्टेज यहाँ क्या होते जाता है, वोल्टेज, कैपेसिटर चार्ज होते जाता है, तो वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट होते जाता है, तो वोल्टेज बाद में आता है, ठीक है। तो वोल्टेज यहाँ पे क्या कर रहा है, देर कर रहा है, तो वोल्टेज क्या करेगा, यहाँ पे लैग करेगा। तो मान लेता हूँ मैं VC यहाँ पे बना दिया, जब लैग करेगा कितने से, 90 डिग्री से, तो लैग करने के लिए इसको क्या रहना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो ये पीछे आना चाहिए, तो जो करंट आएगी, करंट इसके 90 डिग्री आगे आएगी। ये प्योरली की बात कर रहा हूँ, IC करंट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम प्योर रेजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव की बात करते हैं। आगे जैसे जैसे ज़रूरत होगी मैं बताते जाऊँगा, वैसे भी फर्स्ट ईयर में तुम पढ़ के आए होगे। तो हमने वो वैल्यू तो कैलकुलेट कर ली, अब इसका हम फेजर डायग्राम बनाना चाहते हैं। देखो फेजर डायग्राम कैसे बनाते हैं, यहाँ से ध्यान से देखो। सबसे पहले मैं इस वाले लाइन में जाऊँगा, ठीक है। इस वाले लाइन में कौन सी करंट फ्लो हो रही है, I1 करंट फ्लो हो रही है, तो मैंने यहाँ पे I1 बना दिया कुछ इस तरह से। ये मेरी क्या हो गई, I1 करंट हो गई। ओके, चलो ठीक है, देख लेते हैं क्या होगा। I1 करंट हो गई। अब देखो I1 में क्या क्या है, रजिस्टेंस है, I1 में रजिस्टेंस और इंडक्टेंस है, ठीक है। यहाँ I1 करंट फ्लो रही है, ध्यान से समझो, एक ही बार अच्छे से बताऊंगा। ये R1 हो जाएगी, ये L1। अगर इसमें जो करंट फ्लो होगी, वो करंट कौन सी हो जाएगी, IR हो जाएगी, IR1 कर सकते हैं, और इसमें करंट मान लेता हूँ IL1 हो जाएगी, ठीक है। यही करंट होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से अक्रॉस जो वोल्टेज क्रिएट होगा, जो R1 के अक्रॉस वोल्टेज क्रिएट होगा, वो वोल्टेज मान लेता हूँ VR होगा, और इसके अक्रॉस जो होगा VL होगा, यही वोल्टेज होगा। दो वोल्टेज होंगे। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, इसकी बात करेंगे। किस तरह से दिया है, एक मिनट समझना। यहाँ पे मैंने लगा दिया, ठीक है। ये मैं क्या ले रहा हूँ, ये वोल्टेज हो गया, ये तुम्हारा E3 E1, एक मिनट देना मुझे, ये E1 हो जाएगा, ठीक है। I1 हो गया, चलो ठीक है। अब I1 में मैं बात करूं, E1 की बात करूं, तो E1 मेरा क्या हो जाएगा, E1 वो बाद में देखेंगे। यहाँ पे दो चीज़ें, तो हमने अभी सिंपल वन चीज़ की देख के आया हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, I1 को मैंने रेफरेंस ले लिया, ठीक है। यहाँ पे दो चीज़ें, तो दो चीज़ का हमने अभी नहीं पढ़ा है, हमने एक चीज़ का पढ़ा है। तो देखो इसमें खोजो, एक चीज़ किस में है, R3 में है और R4 में है। तो R3 और R4 को क्या करोगे, टारगेट। सबसे पहले जब भी स्टार्ट करोगे, इसमें जो करंट फ्लो हो रही है उसको क्या ले लो, रेफरेंस। तो I1 मैंने क्या ले लिया, ये I1 मेरा रेफरेंस हो गया। उसके बाद मैंने इसमें आ गया, इसमें देखो, इसमें कौन सी करंट फ्लो हो रही है, इसमें करंट फ्लो हो रही है तुम्हारी I3 करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। I3 करंट फ्लो हो रही है, जो कि किसके बराबर होगी, I1 के ही बराबर होगी। I3 करंट फ्लो हो रही है, किसके बराबर होगी, I3 के ही बराबर होगी। तो इसी पे क्या हो जाएगा, I3 इसी फेज में जाएगा, ठीक है। I3 के ही बराबर होगी। इसी फेज में क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इंडक्टर कैपेसिटेंस नहीं लगा है, जिसकी वजह से करंट या वोल्टेज लीड या लैग करे। तो यहाँ पे केवल रेजिस्टेंस लगा है। तो जो I3 के थ्रू क्रिएट हो रहा है हमारा
क्या पोटेंशियल डिफरेंस, ये ई थ्री भी इसी के फेज में होगा क्योंकि केवल प्योर रेजिस्टेंस लगा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसी पे मैं मान लेता हूँ ई3, ठीक है। और हमें पता है ई3 किसके बराबर होता है, ई4 के। तो ई3 बराबर किसके हो गया, ई4 के। मैंने ये बना दिया, ओके। इतना समझ में आया तुम्हें? चलो आगे देखो, ये दो चीज़ हम निकल ली। अब जैसे ही मैं इसमें घुसता हूँ, इसमें कौन सी करंट फ्लो हो रही है, I2 करंट फ्लो हो रही है। I2 करंट फ्लो हो रही है, प्योर रजिस्टिव है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I2 जो करंट फ्लो हो रही है ये प्योर रजिस्टिव है। और I2 करंट किसके बराबर है, यहाँ से जो करंट निकल रही है ये वाली करंट, ये सबसे पहले तो I4 रहेगी, ये I2 रहेगी। तो I2 बराबर किसके हो जाती है, I4 के बराबर हो जाती है। तो इसी पे ये E1 E4 ये रजिस्टिव है, E4 हमने यहाँ लिख लिया है। तो इसमें जो करंट फ्लो होगी, मान लेते हैं I4 जो है I2 के बराबर होगी, क्योंकि बैलेंस कंडीशन में I2 I4 बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी जो I2 है इसी में फ्लो होने लगेगी, ठीक है। I2 भी कहाँ फ्लो होगा, इसी में फ्लो होगा। तो हमने इतना का बना लिया। अब हम किस में आते हैं, इधर आते हैं, ठीक है। चलो अब आगे आते हैं, आगे देखो कैसे बनाते हैं। हमने E1 E3 और E4 बना लिया। अब बात करते हैं E1 और E2 की। अगर मैं देखूं इस वाले में करंट मेरा फ्लो हो रहा है I2 का यहाँ पे फेजर डायग्राम यहाँ पर है, ये वाली लाइन है। इस पे जो क्रिएट हो रहा है वोल्टेज E2 है। अब ये जो वोल्टेज किससे क्रॉस होके जा रहा है, सबसे पहले तो क्रॉस होके जा रहा है I2 R2 में क्रॉस होके जा रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा I2 R2 होगा। तो मान लेता हूँ जो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा वो करंट के ही डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वोल्टेज और करंट और प्योर रजिस्टर में क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो मान लेता हूँ I2 इस डायरेक्शन में है, तो I2 और R2 इसी डायरेक्शन में होगा, ये मैंने लिख दिया। अब बचा क्या, ये L2 बचा। L2 में करंट I2 जाएगा, इसके क्रॉस जो हमारा वोल्टेज क्रिएट होगा वो वोल्टेज कौन सा हो जाएगा, I2 ओमेगा L2 I2 ओमेगा L2, यही होगा, ये वोल्टेज क्रिएट होगा। और वोल्टेज इंडक्टर में क्या करता है, लीड करता है भाई, क्योंकि यहाँ पे करंट देर करती है। तो करंट यहाँ पे I2 करंट यहाँ चल रही है, तो इससे ये क्या कर जाएगा, लीड कर जाएगा। ये क्या है हमारा J ओमेगा I2 L2, ठीक है, J ओमेगा I2 L2। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पर क्या है IR2 और EL2, इसका जब फेजर डायग्राम मैं कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे E2 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। E2 टोटल किसके बराबर है, देखो ध्यान से, यहाँ देखो यही तो E2 है, यही तो E2 है। E2 किसके बराबर है, इसके पोटेंशियल और इसके पोटेंशियल सम के बराबर है। तो इसका पोटेंशियल, रेजिस्टेंस का पोटेंशियल यहाँ है और रिएक्टेंस का पोटेंशियल, इंडक्टर का पोटेंशियल यहाँ है। इनको जब मैंने फेजर सम कर दिया तो मुझे E2 मिल गया। और हमें पता है E2 किसके बराबर होता है, E1 के बराबर होता है। तो हमारा E1 भी यही आ जाएगा, ठीक है। E1 आ गया। अब मेरे पास क्या क्या है, E1 भी है और E3 भी है। अगर मुझे E निकालना हो तो E किसके बराबर हो जाएगा, E1 प्लस E3 के बराबर होता है, या बराबर हो जाता है E2 प्लस E4 के। क्यों, क्योंकि ये दोनों तो पैरेलल में है तो सेम रहेंगे, ये सीरीज में है तो सीरीज में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो मुझे क्या निकालना है, अब E1 प्लस E3 निकालना है। E1 मेरे पास यहाँ पर है, E3 मेरे पास यहाँ पर है। ये मान लेता हूँ E3 है, तो मैं क्या करूँगा, इसका फेजर डायग्राम करूँगा तो कुछ इस तरह से जाएगा। तो यहाँ से जब इसको मिलाऊंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, E मिल जाएगा। तो वही वैल्यू यहाँ पे लिखी गई है, ओके। इस तरह से हम क्या करते हैं, फेजर डायग्राम निकालते हैं। यहाँ पे R+2 ले लिया है, यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस, इसका इंडक्टर का रेजिस्टेंस ले लिया, इसलिए ले लिया I1 R1 बराबर किसके है, I1 R1 क्या है तुम्हारा, I1 R1 तुम्हारा ये है, और L1 R1 क्या है तुम्हारा, यही होगा, ठीक। क्योंकि E1 बराबर E2 है, E1 बराबर E2 है, ठीक है, E1 बराबर E2 है। तो इसका जो I1 R1 बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। इस तरह से लिखा गया। तो इस तरह से फेजर डायग्राम बनाते हैं। अभी और क्लियरिटी हो जाएगी तुम्हें जिस चीज़ से आगे हम बढ़ते जाएंगे। अब देखो मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है, इसमें सब वही चीज़ रहती है। यहाँ से इंडक्टर हटा के यहाँ पे कैपेसिटेंस लगा देते हैं। अब जब कैपेसिटेंस लगा दिए हैं तो सबसे पहले बैलेंस कंडीशन करेंगे। तो क्या होता है, बैलेंस कंडीशन में हमारा आता है Z1 इंटू Z4 बराबर Z2 इंटू Z3। अब यहाँ पे देखो ये Z1 निकलना आसान है क्योंकि सीरीज में जोड़ लोगे। Z3 दिया है R3 के बराबर और Z2 दिया है R2 के बराबर। Z4 निकालना होगा पैरेलल में, तो पैरेलल में कनेक्शन थोड़ा ईजी नहीं होता है। तो पैरेलल में कैसे निकालते हैं, 1/Z4 इसका निकाल रहे
लें टोटल का 1/Z4 तो वो हो जाएगा 1/R4 प्लस 1 ये कैपेसिटर है तो 1/1/j⍵c हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 1/R4 प्लस j⍵c4 आ जाएगा। इसका एडअप करोगे तो 1 + j⍵c4 R4/R4 आ जाएगा, इस तरह से आएगा। तो Z4 हमने निकाल लिया। अब सारी वैल्यू को यहाँ पे पुटअप करोगे, ये वैल्यू मुझे मिल जाएगी। यहाँ से कैलकुलेट करोगे, मैंने क्या किया, इसको इधर भेज दिया है, इधर भेज दिया है और R को इधर भेज दिया हूँ, तो R2 R3/R4 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 1 + j⍵c4 R4 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करूँगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा R2 R3/R4 प्लस क्या मिल जाएगा j⍵c4 R4 से R4 कैंसिल हो जाएगा तो R2 R3 मिल जाएगा। अब ये देखो एक इमेजिनरी पार्ट है, एक रियल पार्ट है। यहाँ पे रियल पार्ट क्या है R1 है, तो R1 मुझे मिल जाएगा R2 जब कंपेयर करूँगा R2 R3/R4 ये वैल्यू मिल गई। इमेजिनरी से जब कंपेयर करूँगा तो j⍵ कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे L1 क्या मिल जाएगा, L1 मिल जाएगा C4 R2 R3। ठीक है, इस तरह से मुझे वैल्यू मिल जाएगी। तो ये मेरा खत्म हुआ। इसका फेजर डायग्राम कैसे करेंगे, अगेन फेजर डायग्राम उसी करना है। सबसे पहले I1 को तुम क्या ले लोगे, I1 को तुम रेफरेंस ले लोगे। जैसे ही तुमने I1 को रेफरेंस ले लिया, अब किस में चले जाओ, तुम इस वाले में चले जाओ। ठीक है, I1 I3 के बराबर था, तो जो ये I3 था वही I1 के बराबर होगा, तो यहीं पे मैंने I1 लिख दिया है। तो I3 क्या है, प्योर रेजिस्टिव है। प्योर रेजिस्टिव है तो जो इसमें करंट जिस डायरेक्शन में जाएगा I1 के डायरेक्शन में ही I3 होगा, उसी के फेज में। तो जिस फेज में तुम्हारा करंट होगा प्योर रेजिस्टिव, उसी फेज में तुम्हारा क्या होता है, तुम्हारा ये इंड्यूस ईएमएफ या ईएमएफ होता है। तो इसी के डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, इसी फेज में मेरा E3, तो मैंने E3 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ये मेरा E3 हो गया। और E3 किसके बराबर है, E3 बराबर हो जाएगा मेरा I1 R3, क्योंकि I3 किसके बराबर हो गया, I1 के, तो I1 R3 यहाँ पे लिख दिया हूँ, इसके बराबर हो जाएगा। और E3 किसके बराबर हो जाएगा, पैरेलल की वजह से E4 के। और E4 कैसे निकालेंगे, E4 अभी हमने निकाला है इसके क्रॉस, E4 ये है, इसके क्रॉस अभी हमने जोड़ ओड़ के सब निकाला है। ठीक है, IR × E4 ये हो जाएगा E4 के क्रॉस। चलो अब यहाँ पे ध्यान देते हैं, यहाँ पे हमने इतना निकाल लिया, E4 के निकाले, इसी पे निकाल लिया। IR × I1 R1 क्या हो जाएगा, I1 R1 ये है, I1 R1 भी इसी फेज में जाएगा, इसी के करंट फेज में, क्योंकि प्योर रेजिस्टिव क्या होता है, सेम फेज में। अगर करंट ये है तो I1 R1 भी इसी फेज में जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बता दिया। तो I1 R1 मैंने निकाल लिया। अब ये बचा, ये L1 बचा, L1 × I1, यानी L1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, j⍵L1 मल्टीप्लाइड बाई I1। तो ये क्या हो जाएगा, इसका वोल्टेज डिफरेंस हो जाएगा, इसका वोल्टेज हो जाएगा। तो E बराबर क्या मिल जाएगा, VR1 + VL1, यानी VR1 हमने यहाँ पे निकाल लिया है, I1 R1। तो और मुझे क्या चाहिए, j⍵L1 VL1 चाहिए। अगर उनका सम कर दूंगा मुझे E मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, E1 मिल जाएगा। तो VL1 क्या होता है, ये इंडक्टिव है, तो इंडक्टिव में वोल्टेज हमारा क्या करता है, लीड करता है। यहाँ पे करंट केवल लीड करता है, तो लीड करता है, तो हमारा करंट जो लीड कर रहा है वोल्टेज, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ये मेरा क्या हो गया, ये वाली वैल्यू हो गई। ये वैल्यू मेरा क्या है, L1 ये I1 ω L1 ये J टाइम्स होगा, ये बराबर होगी। और यही वैल्यू जो होगी, ये इसका जब तुम फेजर सम करोगे, ये तुम्हारा यहाँ पे जो फेजर सम आएगा, ये फेजर सम ही तुम्हारा E2 के बराबर होगा। ठीक है, देखो ना, सॉरी E1 के बराबर होगा। और E1 किसके बराबर है, E2 के बराबर। तो यहाँ पे E1 भी होगा तुम्हारा। ठीक है, E1 E2 के बराबर है, तो ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद अब हमारा क्या बचा है, E बचा है। हमें ये वाला E चाहिए। E किसके बराबर है, E बराबर है हमारा E1 + E3 के, E1 + E3 के, या E2 + E4 के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमने E1 निकाल लिया हूँ, ये E1 E2 के बराबर है, तो E1 यहाँ पे आ गया है, E3 यहाँ पे आ गया है। तो इनका फेजर सम हम करेंगे तो हमें E मिल गया। एक और चीज़ बच रही है, एक और चीज़ क्या बच रही है कि यहाँ पे जो करंट आ रही है, करंट दो में जा रही है, एक रेजिस्टेंस में जा रही है, एक कैपेसिटेंस में। और हमें पता है कैपेसिटेंस में जो हमारी करंट होती है वो क्या करती है, वो तुम्हारी लीड करती है, यहाँ पे वोल्टेज लैग करता है। तो जो IC होगा वो लीड करेगा, किससे लीड करेगा, जो यहाँ पे करंट जा रही है। करंट कौन सी है, यहाँ पे करंट तुम्हारी जा रही है, अगर मैं बात करूँ I2 यहाँ पे यही करंट फ्लो होगी। अगर ये जो करंट जा रही है तो I2 ही तुम्हारी I4 होगी। और I2 देखो कहाँ पे है, I2 ध्यान से देखो, या I4 कहाँ पर है तुम्हारी, I2 करंट ये वाली करंट है। ये करंट कैसे आ गई यार, सॉरी एक मिनट देखो ध्यान से, यहाँ पे I4 जाएगी। I4 किसके बराबर हो जाएगी, I4 बराबर हो जाएगी I2 के। और I4 किसके बराबर है, IC
प्लस आई आर, ठीक है, 2 के बराबर है। आई सी प्लस आई आर, यहाँ पे आई फोर हमने देखा था, आई फोर ये आर टू के बराबर है। ये ई टू कहाँ पर है, ई टू ध्यान दो, ई टू यहाँ पर है। अगर ई टू यहाँ पर है तो इसी डायरेक्शन में हमारा क्या होगा, आई टू होगा, क्योंकि प्योर रेजिस्टिव है। तो आई टू यहाँ पे आ गया, आई टू आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, आई आर चाहिए, आई आर और आई सी हमें पता है, आई सी क्या करता है, लीड करता है। जो करंट आ रही है आई फोर जो है, आई फोर आई टू के बराबर है, तो उससे क्या करता है, लीड करता है। तो मैंने लीड करा दिया, यहाँ पे कुछ लीड करा दिया। और इनका जब फेजर सम करोगे तो ये तुम्हें क्या मिल जाएगा, और ये आई सी हो गया, आई सी प्लस आई आर, आई सी प्लस आई आर का फेजर सम करोगे तो आई टू मिलेगा। तो ये आई आर तुम्हारी है, ये वाली वैल्यू, ठीक है, ये वाली वैल्यू, सॉरी एक मिनट, तुम्हारी जो वैल्यू है ये आई टू हो जाएगी। आई टू हुई आई आर के फेज में ही रहेगी, ठीक है, क्योंकि वो कैपेसिटिव है। आई टू आई फोर के फेज में, तो ये आई टू हो जाएगी। आई टू हमने निकाल लिया, हाँ सॉरी, यहाँ पे देखो इसको इस तरह से किया गया है। आई टू निकालना समझ गए ना, आई टू निकाल लिया, तो आई टू बराबर किसके है, आई सी प्लस आई आर के बराबर है। तो आई टी को हम दो में तोड़ सकते हैं, आई सी प्लस आई आर, एक कैपेसिटिव है एक रजिस्टिव है। रजिस्टिव क्या होता है, रजिस्टिव तुम्हारा करंट के जो करंट होता है उसी के फील्ड में जाता है, और ये क्या होता है 90 डिग्री लीड करता है। तो यहाँ पे तुम्हारा आई आर आ जाएगा, ये आई आर हो गया और आई सी हो गया, दोनों का कंपोनेंट तोड़ोगे एक परपेंडिकुलर, दोनों परपेंडिकुलर एक दूसरे को होते हैं, आई सी आई आर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसका फेजर डायग्राम बनाते हैं। तो फेजर डायग्राम सही से करके जाना यार, थोड़ा समझ के जाना। हेज ब्रिज क्या है, हेज ब्रिज का कैलकुलेशन कर लेते हैं। अगेन वही करना है, हमें बैलेंस कंडीशन लगाना है, Z1 Z2 इस तरह से कैलकुलेट करते जाना है। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो जो वैल्यू आएगी, डायरेक्ट फाइनल वैल्यू मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं कैलकुलेट अब करने नहीं जा रहा हूँ, ओके। L1 की वैल्यू तुम्हें ये मिल गई यहाँ पे R1 के टर्म में, तो R1 तुम कैलकुलेट करोगे जो इक्वेशन नंबर 2 है, तो R1 की वैल्यू मिलेगी। R1 की वैल्यू को तुम पुट करोगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो वहाँ से L1 की वैल्यू तुम्हें ये मिल जाएगी। L1 की वैल्यू जैसी मिल गई तो R1 की वैल्यू भी तुम्हें यहीं पे मिल जाएगी, ठीक है। R1 की वैल्यू देखो यहाँ L1 के टर्म में नहीं, तो ये R1 की वैल्यू है, R1 की वैल्यू पुटअप कर दोगे, यहाँ पे तुम्हें L1 की वैल्यू मिल जाएगी। इसके फेजर डायग्राम की हम बात कर लेते हैं। फेजर डायग्राम अगेन इसमें I1 करंट जाएगा, तो I1 मैंने रेफरेंस ले लिया I1, और यहाँ पे I3 जाता है जो कि I1 के बराबर होता है, तो I3 I1 एक ही फेज में होंगे, ठीक है। I1 यहाँ से जा रहा है, I1 I3 के बराबर होता है, I1 I3 के दोनों एक ही फेज में होंगे। इसमें करंट फ्लो हो रही है I1 R1, I1 R1 क्या है, वोल्टेज है VR का, प्योर रेजिस्टिव है तो उसी के फेज में होगा, तो I1 R1 मैंने बना दिया। और यहाँ आगे जाएगी तो I1 L1 क्या होता है, इंडक्टिव होता है। इंडक्टिव क्या करता है, 90 डिग्री लीड करता है, ठीक है। और जो इसका वोल्टेज होता है, करंट क्या करता है, लैग करेगा, लेकिन वोल्टेज अगर मैं बताऊँ VL की, VL1 की, तो लीड करेगा 90 डिग्री की से, इससे तो रजिस्टिव से, तो लीड किया। इन दोनों को जब मैं सम कर दूंगा तो मुझे E1 मिल जाएगा, और E1 किसके बराबर होता है, E1 बराबर होता है E2 के, तो E1 बराबर हो गया E2 के बराबर हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं I2 की। I2 यहाँ पे करंट जा रही है, सॉरी यहाँ पे I2 करंट जा रही है, तो I2 करंट देखो क्या है, I2 करंट प्योर रजिस्टिव है, यहीं पे जो I4 जाएगी I4 के बराबर हो जाएगी। I2 प्योर रजिस्टिव है तो किसके फेज में होगी, E2 के फेज में होगी। तो E2 का फेज कौन है, ये फेज है E2 का, तो इसी के आगे मैंने I2, इसी फेज में मैंने I2 बना दिया, ठीक है। I2 मैंने बना दिया। अब I2 जब मैंने बना दिया, अब क्या बचा, तो ये I2 खत्म हो गया, यहाँ से I2 R2 भी इसी फेज में होगी, तो I2 R2, ठीक है, इसी फेज में होगी। I2 किसके बराबर है, R4 के, तो I4 भी यहीं पे आएगा। तो इसका जो रेजिस्टेंस ये है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान देखो, ये हमने कर लिया, 3 हमने कर लिया। अब बचा क्या, ये वाला बचा। इस वाले करंट में कौन सी करंट फ्लो हो रही है, I4 जो कि I2 के बराबर होती है, इसलिए I2 यहाँ पे लिख दिया गया है। अब यहाँ पे सबसे पहले कैपेसिटर में जाएगा, कैपेसिटर और रजिस्टर में, प्योर रजिस्टर में जाएगा, तो प्योर रजिस्टर के थ्रू जो वोल्टेज ड्रॉप होगा I2 R4 होगा। I2 R4 किसके फेज में होगा, I2 के फेज में। I2 कौन सा फेज है, इस फेज में, तो I2 R4 मैंने यहाँ पे I2 R4 बना दिया, ठीक है। उसके बाद बचा कैपेसिटर, कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज आता है VC4 आएगा। VC4 किसके क्या करता है, यहाँ पे लैग करता है। लैग कितना करेगा, 90 डिग्री लैग करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये लैग करते हुए बना दिया है, ये वोल्टेज है तुम्हारा कौन सा, VC4 का। VC4 का वोल्टेज निकालोगे तो I2 जाएगा अपान ओमेगा C4 होता है, जैसे मल्टीप्लाई करो J आ जाएगा, ये वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू देखो, ये प्योर रेजिस्टिव, ये वैल्यू तुम्हारा कैपेसिटिव है। जब इन दोनों को तुम मिलाओगे, इसको आगे बढ़ा दिया हूँ मैंने I2 R2 को, और इन दोनों को जब तुम इस तरह से मिलाओगे, यहाँ पे क्या है E4 की वैल्यू जो आएगी यहाँ पे आ जाएगी, देखो
ये वाली वैल्यू, ये यहाँ पे वैल्यू है, इसका मैंने क्या किया, ये ऊपर नहीं रहेगा, इसके क्रॉस रहेगा, इसके पैरेलल लाइन खींचोगे तो यहाँ पर आएगी, और इसके पैरेलल लाइन खींचोगे यहाँ पे आएगी। तो ये वाली जो हमारी लाइन आएगी वही क्या हो जाएगी, ये E4 हो जाएगी। और E4 किसके बराबर है, E3 के बराबर है। तो यहाँ पर मैंने ये लिख दिया है। और दूसरी चीज़ हमें E चाहिए, तो E बराबर क्या होता है, E1 + E3। और E1 यहाँ पे हमने निकाला है, E3 हमने यहाँ पे निकाला है। तो E1 यहाँ पे, तो इसके पैरेलल हमने एक यहाँ पे लाइन खींचा है, और इसके पैरेलल हमने यहाँ पे लाइन खींचा, जहाँ पे दोनों मिले यहाँ पे मिला दिया हूँ, तो मुझे E मिल गया है। तो इस तरह से हम फेजर डायग्राम बनाते हैं। फेजर डायग्राम पे ज़्यादा मैं तुम्हें देते जा रहा हूँ, और करते जाना, ठीक है, अच्छे से करके आना। अब देखो ये क्या है, एंडरसन ब्रिज है। अब एंडरसन ब्रिज अगेन यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे डेल्टा आ गया। और डेल्टा को हम किस में कन्वर्ट करना जानते हैं, हम कन्वर्ट करना जानते हैं स्टार में, स्टार कनेक्शन में। तो यहाँ पे स्टार कनेक्शन में हम कन्वर्ट कर देंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। इसको स्टार कन्वर्ट में करोगे तो स्टार में ये क्या है, C है, ये R है, स्मॉल r, ये स्मॉल r, C और कैपिटल R4। ये मैंने ले लिया, इसको ले लिया X Y Z। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो X बराबर क्या हो जाएगा, R4 स्मॉल r, X बराबर जैसे निकालते हैं अगल बगल की लाइन निकालोगे, R4 प्लस पूरा जोड़ दोगे। इसका जब जोड़ोगे, इसका सबसे पहले किस में चेंज करोगे, ओम में चेंज करोगे तो क्या होता है, 1/j⍵c होता है। तो यहाँ पे वो वैल्यू लिख दिया हूँ। उसी तरह से वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर लूँगा। यहाँ जेड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जेड किस में चला जाता है, डिफ्लेक्शन में चला जाता है। तो डिफ्लेक्शन में करंट 0 होती है। फिर ऐसे जोड़ोगे तो ये तुम्हारा किस में आ जाएगा, ये सीरीज में आ जाएगा। और इसके बाद तुम कैलकुलेट करना सीख गए हो, तो ये मैं चाहूँगा कि तुम कैलकुलेट करो, ठीक है। इसका आंसर नहीं लिखा हूँ, आंसर लिख के तुम बताना कितना आया है। फेजर डायग्राम, अगेन फेजर डायग्राम, इसका फेजर डायग्राम देख लो। फेजर डायग्राम क्या होगा, सबसे पहले इसमें करंट जा रही है I1, तो मैंने यहाँ पे I1 रेफरेंस ले लिया, ठीक है, I1 रेफरेंस ले लिया। अब इसमें क्या है, इसमें एक इंडक्टर है, रेजिस्टेंस है। सबसे पहले रेजिस्टेंस की बात करूँ तो I1 R1 एक ड्रॉप होगा जो कि इसी में होगा, तो इसका एक और रेजिस्टेंस होगा R1 होगा, इसमें एक और रेजिस्टेंस जुड़ा होगा R1, ठीक है, कैपिटल R1, स्मॉल R1 तो इंटरनल है। तो यहाँ पर जो वोल्टेज आएगा वो आएगा I1 मल्टीप्लाइड बाई R1 प्लस स्मॉल R1, ठीक है, इस तरह से। तो वो किसी के फेज में होगा, इसी करंट के फेज में होगा। लेकिन जो इंडक्टर में करंट जाएगा, जो वोल्टेज आएगा वो वोल्टेज क्या आ जाएगा, j⍵L1I1 यही आएगा। तो j⍵L1I1 क्या करता है, ये वोल्टेज इंडक्टर में वोल्टेज क्या करता है, लीड करता है, करंट क्या करता है, लय करता है। तो ये लीड कर जाएगा इससे 90 डिग्री। तो यहाँ पे बना दिया हूँ I1⍵L1, यहाँ पे j रहेगा, ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे आ गई। अब इसके बाद क्या है, इन दोनों का जो सम किसके बराबर है, E1 के। तो इन दोनों का जहाँ सम हो रहा है, ये दोनों हैं, ये जोड़ते जा रहे हैं, तो यहाँ से मैं इसको जोड़ूंगा तो ये E1 मिल जाएगा। और E1 किसके बराबर है, E2 के बराबर है। अगर E2 के बराबर है तो इसमें जो करंट फ्लो हो रही है I2 की भी डायरेक्शन यही हो जाएगी, ओके। तो ये I2 हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, इतना आई होप समझ गए होंगे। फिर उसके बाद क्या बचा, हम चलते हैं I3 में। I3 I1 के ही बराबर है, तो I3 इसी पे हो जाएगा। तो I3 IR भी R3 भी इसी के बराबर हो जाएगा। तो E3 यहाँ पे आ गया। तो E3 किसके बराबर है, E4 के। तो E3 और E4 इसी में आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक चेंजेस है, क्या E3 E4 के बराबर है या नहीं है, ये सोचने वाली बात है। चलो देख लेते हैं। अब यहाँ पे जैसे हम इस वाले में आए, तो इस वाले में क्या है, इस वाले में I4 करंट जा रहा है, I4 करंट जा रहा है। और यहाँ पे ध्यान से देखोगे, यहाँ से IC करंट भी आ रहा है, IC I4 दो करंट आ रहे हैं। यहाँ से I2 जो करंट अगर मैं ध्यान से देखूँ तो I2 करंट मुझे क्या मिल रहा है, IC प्लस I4 क्या ही मिल रहा है। और I2 हमने निकाल लिया है, I2 की डायरेक्शन ये है, ये जो हमने निकाला था, ये फेजर डायग्राम ये बनाया था, यहाँ पे E2 कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर भी तुम यही फेजर में सम किए हो तो I2 भी यही होगा, ठीक है, यही एक ही फेज में सम किए हो तो I2 यहीं पे आएगा। E1 = E2 था तो I2 उसी फेज में होगा जिस फेज में E2 होगा, तो E2 यही है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, I2 मैंने ले लिया। I2 के दो कंपोनेंट है, क्या क्या है, IC प्लस I4। IC क्या करता है, लीड करता है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे IC मैंने बना दिया, लीड करेगा। I4 क्या करता है, लैग करता है, प्योर रेजिस्टिव है, तो यहाँ पे लैग करेगा। ये दोनों क्या है, 90 डिग्री। ये इस पर नहीं आएगा। इस पर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये जो है करंट और करंट बट जा रही हैं, ठीक है, ये प्योरली इसका नहीं पार्ट है, ये पैरेलल में है, तो पैरेलल में डिवाइड हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा इससे 90 डिग्री इधर लैग करेगा। तो ICR ये इसका वोल्टेज होगा, और ये वाली जो वोल्टेज हो जाएगी E4 हो जाएगी। ICR इसका वोल्टेज, सम इसका वोल्टेज, इन दोनों का वोल्टेज जब सम करोगे तब तुम्हें E4 मिलेगा। E4 बराबर होता है तुम्हारा इसके वोल्टेज EC प्लस किसके बराबर, ER4 के बराबर। तो हमने सारी चीज़ें निकाल ली हैं, इनको जब कनेक्ट कर दोगे यहाँ पे तो ये तुम्हारी ICR वोल्टेज मिल जाएगी, E4 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से फेजर बनाते हैं।
अब ओवेंस ब्रिज, अगेन ओवेंस ब्रिज में Z1 Z4 बराबर Z2 Z3, यहाँ कैपेसिटेंस आ गया। इस तरह से करते हैं, ID 0 करते हैं। तो अगेन इसको मैं छोड़ रहा हूँ। फेजर डायग्राम देख लो। फेजर डायग्राम में क्या हो जाएगा, I1 यहाँ I1 गया, I1 को मैंने रेफरेंस लिया, I1 को रेफरेंस लिया तो यहाँ पे इंडक्टर है, तो इंडक्टर के क्रॉस यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी होगा R1 यहाँ पे लिखा है। तो I1 R1 क्या बनेगा इसी के फेज में, और I1 ओमेगा L1 I1 किसके फेज में 90 डिग्री ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे ये मैंने बना दिया। इन दोनों को जोड़ोगे तो E1 मिल जाएगा। E1 किसके बराबर है, E2 के बराबर है। तो E1 E2 के बराबर मैंने कर दिया। तो मैंने ये दोनों टर्म मैंने क्या कर दिया, फाइंड आउट कर दिया। अब देखो E2 की अगर मैं बात करूँ तो E2 में करंट जा रहा है तुम्हारा I2 जा रहा है। I2 इंटू R2 दो चीज़ें हैं। तो I2 इंटू R2 एक तो इसी के फेज में होगी, जो E2 का फेज है उसी के फेज में होगी। लेकिन ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर का जो वोल्टेज होता है वो क्या करता है तुम्हारा, वोल्टेज लैग करता है। तो जो वोल्टेज क्या हो जाएगा, लैग कर जाएगा। तो यहाँ देखो कैसे बनाया गया है। E1 E2 मैंने बना दिया। तो E1 E2 का ये फेज है, और ये जो फेज है तुम्हारा, ये किसका फेज बना दिया है यार, I1 R2, ये सम किया E1 E2, और E2 किसके बराबर होना चाहिए, E2 बराबर होना चाहिए VR2 प्लस VC2 के। तो VR2 जो होगा, VR2 इसी के फेज में होगा। तो I2 R2 यहाँ पे क्यों लिखा गया है ये नहीं समझ में आ रहा है मेरे। I2 करंट यहाँ पे फ्लो हो रही है। अगर हम देखें ये गया I1 R2, E1 आ गया। ओके, ओह शिट, मैं ही गलत कर दिया हूँ यार। गलत किया हूँ कि सही किया हूँ, नहीं सही तो है, सही है। तो ये जो इसके फेज में आएगा यार, इसके फेज में तुम्हारा I2 R2 आएगा, और इससे क्या करता है ये 90 डिग्री लैग करता है। तो लैग करता है यानी या तो यहाँ नीचे बनाओ या ऊपर बनाओ। तो यहाँ या ऊपर नीचे यहाँ कहीं बना सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से यहीं पे आएगा। इनको जब सम कर दोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, E2 मिल जाएगा। और E2 तो हमें मिल ही गया है। हमें क्या चाहिए अब, E4 चाहिए। फिर से करते हैं। I1 रेफरेंस लिया, यहाँ तक तो समझ में आ गया। E1 इक्वल टू E2 के बराबर है। चलो इसको हम छोड़ देते हैं, इसको हम बाद में देखते हैं, ठीक है। ये बराबर हो गया। अब हमें क्या चाहिए, ये I3 इसमें फ्लो हो रहा है। I3 किसके बराबर, I1 के। तो I3 इसी के बराबर हो जाएगा। तो I3 केवल प्योरली रेजिस्टिव है, तो E3 भी यही आ जाएगा। और E3 किसके बराबर है, E3 बराबर है E4 के बराबर है। यहाँ जब देखोगे इक्विलिब्रियम में तो E3 किसके बराबर हो जाएगा, E4 के। तो E4, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो कैपेसिटिव रेजिस्टेंस है, कैपेसिटिव वोल्टेज है, वो क्या करता है, प्योरली रेजिस्टिव से क्या करता है, 90 डिग्री लीड करता है। तो जो तुम्हारा V4 हो जाएगा, इसे क्या करेगा, 90 डिग्री लैग करता है। तो 90 डिग्री यहाँ से लैग करेगा तो पीछे बनेगा। V4 बनाया नहीं है, बनाना चाहो तो बना सकते हो, ओके। तो यहाँ I3 तक हमने कर लिया, ये सारी चीज़ें हमने कर लिया, बचाइए। अब इसमें क्या है, I2, यहाँ पे जो I2 जा रहा है, ये I2 है, ये I2 इसके फ्लो में क्यों कर दिया, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। I1 इजकल टू ये हो गया, ठीक है। I2 E2 के ही फेज में होना चाहिए ना। ओ हाँ, समझ में आ गया, सॉरी। E2 बराबर तो है E1 के, लेकिन E2 किसके बराबर है, VR2 प्लस VC2। अब समझ में आया मेरे को। ये क्या करता है, ये वोल्टेज क्या करेगा, इस वोल्टेज से लीड करेगा। यानी E2 के दो पार्ट हैं, एक कैपेसिटिव पार्ट है, एक रेजिस्टिव पार्ट है। और कैपेसिटिव पार्ट क्या करता है, लैग करता है। लैग करने के लिए अगर ये E2 है, ये वाला E2 है, तो लैग करने के लिए हम किधर बनाते हैं, इधर बनाते हैं। तो इधर जो बनाएंगे हमारा क्या आ जाएगा, VC2, जो कि होता है I2 अपन ओमेगा C2। इसको यहाँ उठाकर कहाँ रख दिया गया, यहाँ पर रख दिया गया। और जो VR2 होता है, VR2 क्या करता है, इससे 90 डिग्री लीड करता है। तो यहाँ पर लीड कर रहा है I2 R2, तो इसी डायरेक्शन में I2 फ्लो होगा। और जब इनका तुम सम करोगे तो तुम्हें E2 मिल जाएगा। तो इस तरह से ये किया गया है, ठीक है। सही है, ये तुम्हारा जो है सही है, गलत नहीं है फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम तुम्हें समझ में आ गया होगा। एक बार खुद से करना। अब कैपेसिटेंस हम निकालेंगे। कैपेसिटेंस सबसे पहला है डिसऑप्टिव ब्रिज। डिसऑप्टिव ब्रिज अगेन वही फार्मूले लगाने हैं यार। तो यहाँ पे अगेन मैं नहीं कर रहा हूँ, ये बस याद करके जाना कि दो में कैपेसिटर लगे होते हैं, दो में रजिस्टर लगे होते हैं, ठीक है। तुम्हारा कैपेसिटर की वैल्यू ये आ जाएगी, और रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालोगे। रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे कौन सी, रेजिस्टेंस है ही नहीं, केवल कैपेसिटेंस लगी है, तो कैपेसिटेंस की निकालोगे। इसका फेजर डायग्राम आई थिंक तुम बना सकते हो।
फेजर डायग्राम में अगेन ये रेफरेंस लोगे I1 इसमें रेफरेंस जा रहा है। I1 किसके बराबर होता है, I2 के बराबर होता है, तो रेफरेंस हो जाएगा। I2 क्या है, I2 प्योर रेजिस्टिव है तो V3 भी उसी में आ जाएगा, और V3 बराबर होता है V4 के, V4 भी क्या है प्योर रेजिस्टिव, तो उसी में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये मैंने बना दिया है। अब उसके बाद मैं बात करता हूँ यहाँ पे मैं बात करता हूँ I1 क्या है तुम्हारा V1 वैल्यू क्या है, V1 तुम्हारी प्योर कैपेसिटिव क्या करती है, रजिस्टिव से 90 डिग्री लैग करती है कैपेसिटिव में, तो 90 डिग्री लैग V1 कर दिया। और V1 किसके बराबर है, V2 की, ये भी कैपेसिटिव है तो दोनों एक ही में आ जाएंगे, दोनों का सम करोगे तुम्हें V मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि V बराबर होता है V1 प्लस V3 या V2 प्लस V4। तो इस तरह से तुम निकाल सकते हो। तो ये डी बहुत ईजी है, कर लेना, मैं छोड़ के जा रहा हूँ इसको। शेयरिंग ब्रिज अगेन वही चीज़ें हैं यार, यहाँ पे थोड़ा सा बस यहाँ पे तुम्हें ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है, थोड़ा सा यहाँ पे तुम्हें पैरेलल का सबसे पहले निकाल लेना, क्योंकि पैरेलल में निकालना थोड़ा टफ होता है, ठीक है। तो पैरेलल का निकालोगे तो Z4 इस तरह से आ जाएगा, मैंने तुम्हें निकालना बता दिया है, फिर वैल्यू रखोगे तुम्हें पुट करोगे आसानी से मिल जाएगा। कैलकुलेशन मैं बहुत चीज़ें बता चुका हूँ, तो यहाँ पर तुम कर लोगे, ओके। तो इस चीज़ को मैं क्या कर रहा हूँ, स्किप करते जा रहा हूँ, ये लिख दिया गया हूँ, यहाँ पे पढ़ लेना। अब फेजर डायग्राम, आई थिंक अब फेजर डायग्राम बना लोगे। लास्ट फेजर डायग्राम मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, I1 को हम क्या लेते हैं, रेफरेंस लेते हैं। I1 में दो वोल्टेज होंगे, VC1 VR1। सबसे पहले VR1 इसी फेज में होगा, VC1 90 डिग्री लैग करेगा, तो यहाँ पे VC1 ये 90 डिग्री लैग करते हुए मैंने बना दिया, ओके। ये 90 डिग्री, यहाँ ये वाला टर्म हमारा पूरा हो गया। अब उसके बाद हम इसमें आएंगे, तो I1 बराबर होता है I2 के बराबर होता है, तो I3 के बराबर होता है, तो यहाँ पे I3 इसी फेज में आ जाएगी। तो I3 प्योर रेजिस्टिव है तो E2 भी इसी फेज में आ जाएगा, तो इस फेज में तुम्हारा क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। और E2 किसके बराबर होता है, E4 के बराबर होता है। E2 बराबर होता है E4 के, लेकिन E4 क्या है, E4 तुम्हारा पैरेलल में है EC4 प्लस ER4, ये है EC4 ER4, ये क्या है पैरेलल में है। तो यहाँ पे देखोगे तो पैरेलल में क्या होते हैं, वोल्टेज सेम होते हैं, इसमें जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज इसके क्रॉस भी होगा, तो दोनों के क्रॉस जो होंगे वोल्टेज सेम होंगे। तो ये यहाँ पे E4 ये इसी फेज में लिख दिया गया है, ठीक है, प्योर रेजिस्टिव लेकर, तो इसमें लिख दिया गया है। और उसके बाद क्या है, C4 हो गया, इस C4 का मैंने बताया है, एक मिनट देखना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कैपेसिटिव वोल्टेज है और रेजिस्टिव वोल्टेज है, रेजिस्टिव में जाएगा। यहाँ पे क्या है, ये दोनों पैरेलल में है। अब पैरेलल में है तो पैरेलल में जब बनाओगे तुम, तो पैरेलल में कैसे बनाओगे, यहाँ पे एक मिनट, पैरेलल में दोनों यार वोल्टेज सेम ही होंगे, जो C4 के क्रॉस होगा वही R4 के क्रॉस होगा, तो वही यहाँ पे लिख दिया गया है, वो इसी के क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे मैंने बना दिया, यहाँ पे कोई भी लीड है लैग नहीं करा, क्योंकि पैरेलल में है। पैरेलल में कैसे लैग करेगा यार, सीरीज में रहता तो लैग करवा देते, लीड करवा देते, तो पैरेलल में है तो यहीं इसी में आ जाएगा। अब बचा क्या, I2, ये वाला बचा C2। अब C2 क्या है, C2 I2 करंट देखो कहाँ पर है, I2 करंट किसके बराबर है, I2 करंट इसके बराबर I4 के, और ये I2 इस वाले में चल रहा है। तो इसका अगर मैं बनाऊंगा, ये क्या है सीरीज में लगा है, C2 है तो इसका जो वोल्टेज आएगा क्या कर जाएगा, लैग कर जाएगा इससे 90 डिग्री, तो यहाँ पर आ जाएगा, तो इसकी जो वोल्टेज आएगी इसी पे आ जाएगी, 90 डिग्री पे आ जाएगी, ओके। फिर इसके बाद क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, E निकालना है। तो E बराबर होता है E1 प्लस E3, हमें पता है E1 हमने निकाल लिया। E1 कहाँ निकाला है हमने, ये हमारा E1 हो गया, और E1 अभी नहीं निकाला है क्या, चलो E1 निकाल लेते हैं। E1 अभी निकाला है, E1 किसके बराबर है, ये I1 अपन ओमेगा C1 कहाँ गया, I1 अपन ओमेगा C1, और लाइक करेगा ना यार, कहाँ गया इसमें यार, कुछ गलत दिया है क्या, I1 अपॉन ओमेगा C4 कैसे हो जाएगा, ये भाई C1 होगा यार, C4 नहीं होगा, यहाँ पे C1 होगा, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू VC1 की वैल्यू ये है, यहाँ पे लिख दी गई है। फिर उसके बाद हमें क्या चाहिए, VCR, ये वैल्यू है, ठीक है। अब देखो इसके क्रॉस हमने क्या किया, बढ़ाया, और इसके क्रॉस बढ़ाया, तो यहाँ पे जब मिलाओगे दोनों को तो जो तुम्हें वैल्यू मिलेगी वही तुम्हें क्या मिल जाएगी, E1 वैल्यू मिलेगी। मान लेते हैं कि मैंने इतना ही बढ़ाया, I1 R1 जो है ये वाली वैल्यू I1 R1 यहाँ पर है, इतना किया है, और इसके क्रॉस मैंने बढ़ाया, तो यहाँ पर जब मिलाऊंगा तो मुझे ये एक वैल्यू मिलेगी जो कि E1 होगी।
E1 किसके बराबर है, E2 के बराबर है, और E2 क्या है, I2 अपॉन ओमेगा C2 है, ठीक है। तो ये बराबर हो जाएगी, ये मान लेते हैं एंगल कुछ बन रहा होगा, एंगल बनाओ या ना बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये वाला हमने E1 निकाल लिया और E2, और यहाँ पे E3 हमने निकाल चुका है, E4 भी निकाल चुका है, ठीक है। तो E बराबर क्या हो जाएगा, E2 प्लस E4। यहाँ पर देखो E4 है, यहाँ पर देखो क्या है, E2 है, E4 प्लस E2 करोगे, E2 कहाँ है, ये वाला E2 है, तो इसके ये क्या है तुम्हारा E4 है। तो ये इस लाइन के पैरेलल ये लाइन बनाओगे और इस लाइन के पैरेलल ये लाइन बनाओगे, जहाँ सम हो जाएगा वही E हो जाएगा, ओके। तो इस तरह से किया गया है। अब देखो यहाँ पे I2 करंट यहाँ पे गई है, E3 तो इसी फेज में हो जाएगा। ये IC कौन सा करंट बनाया है यार, ये तो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं कैसे बनाया है। इतना ही बनाओगे काम चल जाएगा यार, ठीक है। नहीं समझ में आएगा एक बार कमेंट कर देना, फिर से मैं शॉर्ट वीडियो बना दूंगा 2-4 मिनट का। विंस ब्रिज फिर वैसे ही कैलकुलेट करना है। आई होप अब फेजर डायग्राम भी तुम बना लोगे, इसका फेजर डायग्राम होमवर्क है। और देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल, एक मैक्सवेल से आते ही आते हैं। तो यहाँ पे एक AC ब्रिज दिया गया है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है, 100 हर्ट्ज, हैज फॉलोइंग कांस्टेंट आर्म ए बी कांस्टेंट आर्म कर रहा है, और वहाँ पे जो रेजिस्टेंस है 1000 ओम, पैरेलल में है किसके, C के साथ। तो तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए पैरेलल में C, R और C पैरेलल में आ रहे हैं, ठीक है। तो कौन सा ब्रिज हो सकता है। फिर उसके बाद हम देखें C की वैल्यू दिया है, फिर उसके बाद BC में केवल ही R है, R क्या है, सीरीज में है, किसके साथ, कैपेसिटेंस के साथ सीरीज में है, ओके। फिर उसके बाद क्या है, फिर इस तरह से यहाँ पे CD दिया है, CD क्या दिया है, 200 वाट दे दिया है। 200 वाट की जगह यहाँ पे जो R की वैल्यू है वाट नहीं होगा, ओम होगा, ठीक है। ये गलत दिया है, इन सीरीज विथ यल के साथ सीरीज में है। तो सबसे पहले क्या करो, तुम आर्म बनाओ, ठीक है। सबसे पहले सोचो AC सीरीज दिया है, आर्म बनाओगे, कौन कौन सा आर्म दिया है, आर्म तुम्हारा दिया AB। तो सबसे पहले तुम क्या बनाओ, A बना लो और B बना लो। चलो मैं यहाँ पे B बना देता हूँ, कहीं भी बना लो, चाहो तो तुम इधर बना लो उधर बना लो, जहाँ मन करे, नहीं समझ में आएगा तो ठीक है। AB बना लिया। अब AB में क्या क्या दिया है, AB में बोल रहा है R लगा हुआ है, तो मैंने R लगा दिया, कितना दिया है, और वो यहाँ दिया है, यहाँ से मैं देख लूँगा। और फिर इसी के पैरेलल में क्या लगा हुआ है, C लगा हुआ है, तो मैंने C लगा दिया इसी के पैरेलल में, ठीक है। C की वैल्यू इतना दिया है 0.5 माइक्रोफैरड। फिर उसके बाद क्या है, BC, मान लेता हूँ BC मुझे करना होगा, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं C होगा, तो मैंने यहाँ पे BC बना दिया, ठीक है। अब BC में क्या क्या दिया है, BC में तुम्हारा R दिया है, तो मैंने R कनेक्ट कर दिया BC में। फिर उसके बाद किसके साथ, सीरीज के साथ विथ C के साथ, C के साथ सीरीज में कनेक्ट है, तो मैंने C को भी सीरीज में कनेक्ट कर दिया, जिसकी वैल्यू है 0.5 माइक्रोफैरड, ओके। फिर उसके बाद क्या दिया है, CD। अब यहाँ पे कहीं D रहा होगा, तो CD कनेक्ट हो जाएगा। CD में क्या क्या कनेक्ट है, R, तो मैंने R कनेक्ट कर दिया। सीरीज इसके साथ इंडक्टर, तो मैंने इंडक्टर कनेक्ट कर दिया, चलो L कनेक्ट कर दिया। फिर क्या बचा, AD बचा, तो AD को मैंने मिला दिया। अब AD में क्या है, मुझे AD या DA, इसका मुझे बैलेंस ब्रिज का क्या फाइंड आउट करना है, Z फाइंड आउट, यानी R और जो भी चीज़ें हों। अगर कुछ नहीं दिया तो केवल मुझे Z या R कह सकते हो, और यहाँ पे Z ही लेके चलो, R मत लेके चलो, यहाँ पे Z ही लेके चलो, हमें Z फाइंड आउट करना है। अब हमें पता है, क्या पता है, अगर मैं इसको Z1 और इसको Z2, इसको Z3, इसको Z4 मानूँ, तो मेरा क्या होता है, Z1 Z4 बराबर Z2 Z3। जब ये क्रम ऑर्डर तुम्हें याद होगा तभी कर पाओगे। फिर Z1 तुम कैलकुलेट करोगे, Z2 कैलकुलेट करोगे, Z3 Z4 Z3 तो निकालना है, तो यहाँ से Z3 बराबर क्या हो जाएगा, Z1 Z4 अपॉन Z2। तो केवल तुम्हें कैलकुलेट करने में परेशानी केवल इसकी होगी, तो उसी का Z1 मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ। तो Z1 क्या हो जाएगा, 1/Z1 बराबर 1/R1 प्लस 1/1 J ओमेगा C1, तो 1/R1 प्लस J ओमेगा C1 आ जाएगा। तो यहाँ 1/Z1 का 1/1000 प्लस करूँगा J ओमेगा 2 होता है। F मुझे दिया है 100 हर्ट्ज दिया है, तो F लगा दिया हूँ। फिर उसके बाद मुझे ओमेगा की वैल्यू दिया है 0.5, सॉरी C1 की वैल्यू दिया है 0.5 माइक्रोफेरेड दिया है, 10⁻⁶ कर दिया। इसको ऊपर लेके जाऊँगा 10⁻³ हो जाएगा, प्लस J 2π मल्टीप्लाइड बाई ये दिया है 100 दिया है, 100 रख दिया, और जो वैल्यू है उसको सेम कर दिया। कैलकुलेट करूँगा तो 1/Z1 क्या मिल जाएगा मुझे, 10⁻³ प्लस J 3.14 इंटू 10⁻⁴। इसको सॉल्व मैं नहीं करना चाह रहा हूँ, इसको जेड में नहीं लाना चाह रहा हूँ, क्यों, क्योंकि अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पे क्या माना है, Z1 माना है, Z2 Z3 Z4 ये अलग माना है, उस हिसाब से किया है। जब इस हिसाब से माना है तो हम क्या करते हैं,
हम यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करेंगे वो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, ये Z1 था, ये Z4 था तब कर रहे थे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो आ जाएगा Z1 Z3 बराबर Z2 Z4 आ जाएगा। इस तरह से इस फिगर बनाया है, लेकिन जो फिगर मैं बनाया हूँ उस फिगर के लिए ये वैल्यू बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से Z3 निकालूंगा तो Z2 अपन Z4 आ जाएगा अपन Z1, तो इसलिए 1 अपन Z1 को मैं इसी तरह छोड़ दे रहा हूँ। चाहो तो कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हो, जैसे निकालना चाहो वैसे निकाल सकते हो, बुक में ऐसे दिया है। तो इस तरह से हम चलते हैं, क्योंकि इसे मैं सॉल्व किया हूँ, मैंने तुम्हें तरीका बता दिया। और Z2 फिर उसी तरह से Z2 कैलकुलेट करोगे, Z2 इतना आ जाएगा, फिर Z3 कैलकुलेट करोगे, सबको वैल्यू को पुट कर दोगे तो तुम्हें Z4 मिल जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी, इसको कैलकुलेट कर लेना। एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए होमवर्क दे रहा हूँ, इट बैलेंस कंडीशन में है। आई होप इतना तुम्हें मैंने ब्रीज बता दिया, तुम्हें मैंने डेरिवेशन करवाना सिखा दिया हूँ, तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कैसे होता है। जैसे कुछ नहीं दिया है, कहीं आर वाम नहीं दिया तो डायरेक्ट वैल्यू लिखते जाओ यार। वैल्यू तुम्हें दे ही दिया है, C3 की इतना दिया है, R3 R1 R4 ये F दिया है। तो हमें क्या कह रहा है, फाइंड आउट द इंडक्टर ऑफ मेजर इंडक्टर एंड क्यू फैक्टर। क्यू फैक्टर क्या होता है, ओमेगा L1 अपॉन R1 होता है। क्यू फैक्टर नहीं बताया, क्यू फैक्टर याद रख लेना, क्यू फैक्टर ओमेगा L1 अपॉन R1 होता है, ठीक है। जो हम कैलकुलेट करते हैं वही क्यू फैक्टर सबके लिए होगा। तो ये क्या करना है, हमें मेजर करना है, फाइंड आउट इंडक्टेंस ऑफ मेजर इंडक्टर, ठीक है। और मेजर इंडक्टर को हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें बोल दिया गया है, C3 बैलेंस इज एक्टिव बिन R1 R3 R4 ये दिया है। C3 क्या है, C3 ये वैल्यू दिया है यहाँ पे, C3 R3 इन मैक्सवेल इंडक्टेंस, ठीक है। C3 पैरेलल विथ R3, C3 R3, हाँ सॉरी, देखो यहाँ पर क्या है, C3 आया है और R3 भी आया है। C3 और R3 केवल एक ही कैपेसिटेंस यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, ये मैक्सवेल इक्वेशन हो सकता है, ठीक है, ये सोच सकते हो। लेकिन जब C3 R3 आया है तो समझ लो ये क्या होंगे, पैरेलल में होंगे। तो ये पैरेलल में हम इसका डिराइव करते हैं, पैरेलल में इक्वेशन लिखते हैं और लिख लगे Z1 Z4 बराबर Z2 Z3 आता है। इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। आगे वैल्यू मैं सॉल्व कर दिया हूँ, तो आई होप सॉल्व कर लोगे। मैं इसको छोड़ रहा हूँ, ये सॉल्व करके ये आंसर मुझे मिला है। तो यहीं पे मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। बताना वीडियो कैसी लगी और क्या क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, और हाँ शेयर करना, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना, ठीक है। कमेंट जरूर कर दिया करो। थैंक यू।